हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। और जैसा कि आप कंटिन्यू पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं और अभी मैं आपके सामने ओपन करने वाली हूँ। तो पॉलिटी कंटिन्यू वो आपके लेक्चर मिलते रहेंगे, जो बच्चे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं उस पॉलिटिकल साइंस से, तो वो निरंतर कवर करा दी जाएगी आपके लास्ट चैप्टर तक ही, फर्स्ट टू लास्ट। और यहाँ पर हम लोग बेसिकली सीटेड, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टारगेट बैच सीटेड, जो कि 5 जुलाई निर्धारित किया गया है। हो सकता है कि डिले भी हो जाए, लेकिन आपको मानकर चलना है कि 5 जुलाई डेट है और इसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि यानी 5 जुलाई तक की आपको जो है इसमें मोटो लेकर क्या चलना है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सारे सॉल्व करा दिए जाएंगे 5 जुलाई तक की, यानी सबसे पहले जूनियर के और बेस जो है वो जूनियर। यहाँ पर आपका टारगेट चलना चाहिए 120 प्लस मार्क। और मैंने 2019 सीटेट में जूनियर 120 मार्क्स गेन भी किए हैं और इस बेसिस पे मैं कुछ अनुभव के साथ आपको ये एग्जाम जो है वो क्लियर कराना चाहती हूँ। और इस टारगेट बैच के साथ आप जुड़े और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये लाभ पहुंचे। आज बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, तो आज चूंकि हम लोग यहाँ पर पहला मोटो है कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, जो कि 30 नंबर की प्राइमरी में भी आनी है और 30 नंबर की जूनियर में भी आनी है। और एक तो क्योंकि ये सीटेड एग्जाम है और यहाँ पर जो 90 नंबर है वो पूरा पेडागोगी से रिलेटेड होता है, पूरा कनेक्ट होता है। तो क्या माइंड मेकअप चलना चाहिए आपको, यानी 90 नंबर जो है जो पेडागोगी से रिलेटेड हैं उनको आप कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग पहले जूनियर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी क्वेश्चन जो है आपके 150 क्वेश्चन होते हैं जूनियर में और 150 क्वेश्चन के लिए आपके पास 2.5 घंटे का टाइम होता है। अब 2.5 घंटे में अगर जो है जूनियर की बात की जाए तो जूनियर में 30 नंबर की आ जाएगी सीडीपी और उसके बाद 30 नंबर में आएगा, 30 नंबर में जो है सीडीपी के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शनल में यानी संस्कृत या इंग्लिश, आप ऑप्शनल में संस्कृत या इंग्लिश में चूज कर सकते हैं। इसके बाद 30 नंबर जो है, तो 30 नंबर में यहाँ पर और इसके बाद है 60 नंबर। तो जो साइंस साइड का बच्चा है जो बीएससी लिए है उसमें इसको 60 नंबर में क्या सॉल्व आउट करना पड़ेगा, इंग्लिश, इसमें जो है साइंस और मैथ। तो हम लोग साइंस और मैथ ये कवर करेंगे जूनियर वाले जो है 150 जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो उनके लिए बेनिफिशियल ज्यादा है जो है साइंस साइड बैकग्राउंड से रिलेटेड होंगे। और बेसिकली ये जो चीज जो इसमें 90 नंबर है वो सबके लिए कॉमन है, जिसमें से संस्कृत जो है, तो संस्कृत जो है या संस्कृत या इंग्लिश ये ऑप्शनल रहेगा। तो हम लोग 150 का जो पेपर होगा 150 क्वेश्चन में तो डिस्कस करेंगे 120 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन जो संस्कृत और इंग्लिश में होगा उसमें ऑप्शनल के रूप में रहेगा। तो यानी 150 नंबर में 60 नंबर में साइंस और मैथ अलग कर दें, 30 नंबर की सीडीपी है और 30 नंबर में संस्कृत और इंग्लिश है और जो बचा 30 नंबर है ये हिंदी का है। ठीक है, अब इन 150 मार्क्स में यानी 150 क्वेश्चंस में हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर 120 जो है क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। इसके अलावा संस्कृत का जो भी कुछ मटेरियल होगा या देना होगा आपको, वो मैं एक साथ जो है संस्कृत के कुछ जो है पेपर सॉल्व आउट करा दूंगी। तो इससे आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा इस बच्चे जो है इस बैच में जुड़ पाए। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे होंगे 8765276547। ये एक सीटेड का ग्रुप बनाया गया है, आप जो भी बच्चा इसमें ऐड होना चाहता है वो ऐड हो सकता है। और अब हम लोग बात करते हैं कि यानी अब हम लोगों को पेपर तो सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो अदा करता है यानी सीटेड में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो पेडागोगी का है। और पेडागोगी में से हम लोग मैथ जो है लाइव क्लास जो है अटेंड कर लेंगे और उसके बाद जो बचे क्वेश्चंस हैं यानी साइंस हो गया और सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, तो ये जो है ये हम लोग ऑडियो के माध्यम से यानी जैसे मैं आपको कवर कराती हूँ पॉलिटी, उस बेसिस पे पीडीएफ फॉर्म में आपको कवर करा दिया जाएगा, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको व्हाइट बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है इतने, और आपका टाइम वेस्ट होगा, तो टाइम कंज्यूमिंग करते हुए हम लोग उसको वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बेस हुआ आपका 150 मार्क्स का। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो आज हम लोग सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी
कैसे वर्क करना है, कैसे आपको माइंड मेकअप करना है। और जो यानी यहाँ पर 2011 से, क्योंकि सीटेट का एग्जाम शुरू हो गया था और 2011 से कंटिन्यू जो है वो एग्जाम लिए जाते हैं, तो वहां पर आपको माइंड मेकअप क्या रखना है, तो सीडीपी सॉल्व करते समय आप जो है क्या सोचेंगे, क्या थिंकिंग होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। और सीडीपी का एक पूरा ओवरव्यू आज मैं आपको देने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस मत करिएगा। और आइए डिस्कस करते हैं सीडीपी। जितना कुछ पॉसिबली मैं जो भी राइटर हैं, जो भी इससे इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग पॉइंट है, कौन कौन से राइटर आपको इस सीडीपी सॉल्व करने में मिलेंगे, क्या क्या आपको ध्यान करना है, तो उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आइए डिस्कस करते हैं सीडीपी के बारे में। तो प्रिपेयर हो जाइए और आइए देखते हैं सीडीपी। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, सीडीपी, जो कि सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सबसे पहले सीडीपी में यानी मनोविज्ञान, साइकोलॉजी शब्द, साइकोलॉजी, और जो साइकोलॉजी शब्द है यानी मनोविज्ञान शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लोगोस, साइको प्लस लोगोस। तो ये जो साइको प्लस लोगोस है, यानी साइको मतलब मन के बारे में अध्ययन करना और साइको के बारे में अध्ययन करना, ये क्या है, साइकोलॉजी है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, ये साइकोलॉजी वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है। इसके साथ साथ क्या जुड़ता है, इसके साथ साथ सबसे पहली बात अगर साइकोलॉजी की बात में आए, साइकोलॉजी की है, तो साइकोलॉजी की पहली या मनोविज्ञान शाला जो है विश्व में सबसे पहले किसने खोली, तो विश्व में जो है विलियम वुंड ने साइकोलॉजी की प्रथम मनोवैज्ञानिक शाला जो है विलियम वुंड द्वारा खोली गई, यानी विश्व में प्रथम मनोवैज्ञानिक शाला, प्रथम मनोविज्ञान शाला, प्रथम मनोविज्ञान शाला जो है वो किसमें है, प्रथम मनोवैज्ञानिक शाला। तो ये जो है ये विलियम वुंड किसने, विलियम वुंड। ठीक है, और कब, तो 1879 में। उसके बाद बात आती है, यानी विश्व में पहली बार जो है मनोवैज्ञानिक जो है मनोवैज्ञानिक शाला कहाँ खोली गई, तो विलियम वुंड ने खोली 1879 में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, दूसरा क्वेश्चन अगर भारत की जो है प्रोस्पेक्टिव में बात की जाए, तो भारत में, यानी यहाँ से क्वेश्चन जो है कैसे ड्राइव किए जाते हैं, तो भारत में अगर बात की जाए, तो भारत में सबसे पहले कहाँ खोली गई, तो भारत में सबसे पहले इलाहाबाद, सॉरी, भारत में सबसे पहले तो कोलकाता, भारत में सबसे पहले कोलकाता में 1916 में। ठीक है, पहली मनोवैज्ञानिक शाला खोली गई। इसके बाद भारत के बाद अगर यूपी में बात की जाए, यूपी में सबसे पहले तो यूपी में सबसे पहले जो है मनोवैज्ञानिक शाला कहाँ खोली गई, तो यूपी में है इलाहाबाद। ठीक है, और कब, तो 1954। ठीक है, अब ये वर्ड जो हो गया यानी साइकोलॉजी। अब आपको सीडीपी यानी माइंड मेकअप करना है कि सीडीपी में चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसे होता है। चाइल्ड का डेवलपमेंट यानी बच्चे का विकास। अब बच्चे का विकास आप जानते हैं गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक की जो है, या कहते जन्म से मृत्यु पर्यंत तक की बच्चे का विकास होता रहता है। अब बच्चे का विकास जो है जन्म से मृत्यु पर्यंत तक ही होता है। तो सबसे पहली बात कि मानव के विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा जाए। अब मानव के विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा जाए, तो मूलतः 6 अवस्थाएं, किसी राइटर के अनुसार नहीं, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि मानव का जो विकास है वो कितनी अवस्थाओं में बांटा गया। तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं मानव विकास की अवस्थाएं। मानव विकास की अवस्थाएं, मानव विकास की अवस्थाएं, ये पूरा ओवरव्यू आज आपको दिया जा रहा है। इससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है, यानी जो आप जितने भी पेपर्स जो है सॉल्व करेंगे उसमें ये सीडीपी का बहुत महत्व होने वाला है। तो मानव की विकास की अवस्थाएं यानी मानव का डेवलपमेंट किन किन चरणों से गुजरता है, कितनी विकास की अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहली अवस्था है गर्भावस्था।
उसके बाद कौन सी अवस्था है, तो शैशव अवस्था, शैशव अवस्था। उसके बाद यानी गर्भावस्था कब है, तो गर्भावस्था का टाइम पीरियड जो है, जो 9 माह टाइम पीरियड जो होता है, इसमें एग्जैक्ट जो है दिन जो है, यानी आपसे जो टाइमिंग पूछी जाती है वो 280 दिन, यानी गर्भावस्था जो है वो कितने दिन के लिए है, 280 दिन। उसके बाद शैशवावस्था आती है। शैशव अवस्था जो है ये कितने से कितने बच्चे के, कितने से कितने एज ग्रुप के बच्चों को कहते हैं, 0 से 5 ईयर्स, 0 से 5 साल वाले बच्चे में जो एज ग्रुप है वो क्या है, शैशवावस्था। उसके बाद तीसरा जो है वो आता है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तो जो बाल्यावस्था है, यानी बाल्यावस्था कितने से कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए, कितने से कितने एज के लिए, तो 0 से 5 है शैशवावस्था, फिर उसके बाद 5 के बाद 6 से 12 जो है वो बाल्यावस्था है, और उसके बाद 6 से 12 के बाद अगर बात की जाए तो किशोरावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था। किशोरावस्था कितने से कितने टाइम ड्यूरेशन, तो किशोरावस्था जो है वो 12 से 18 ईयर्स, 12 से 18 ईयर्स है किशोरावस्था। उसके बाद है पांचवा स्टेज जो है प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था कितने से कितने, तो 19 से 60 ईयर्स जो है वो प्रौढ़ावस्था के बारे में। इसके बाद जो है बात की जाती है प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था, वृद्धावस्था। और वृद्धावस्था जो है वो 60 या 61 वर्ष से ऊपर, 60 या 61 वर्ष से क्या है ऊपर, 60 ईयर से एबव। ठीक है, ये बात हुई कि ये बच्चे का जो विकास होगा वो कितने एज में, किस एज को क्या कौन सी अवस्था बोली जा रही है, ये बोला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है कि गर्भावस्था। गर्भावस्था में बच्चा, यानी जैसे अभिमन्यु का जो है स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं अभिमन्यु के बारे में, कि अभिमन्यु ने गर्भ में ही जो है 7 द्वार तोड़ने सीख लिए थे, यानी 6 द्वार तक ही सीख लिया था, 7वां बाकी था। तो यानी ये जो है ये यानी गर्भावस्था में भी बच्चे का क्या होता है, विकास होता है। तो गर्भावस्था में भी बच्चा कुछ ना कुछ जो है इसका डेवलपमेंट होता है, 0 से 3 माह, 3 से 6 और 9 माह तक की। तो गर्भावस्था कितने जो है कितने दिन की होती है, 280 दिन। उसके बाद बात आती है शैशवावस्था। शैशवावस्था टाइम ड्यूरेशन है 0 से 5। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कभी कोई बताता है कि 6 से 12 जो है, या किशोरावस्था 12 से 18 जो है। तो अगर आप रॉस के अकॉर्डिंग जाएंगे, राइटर के अनुसार, कि रॉस ने मानव विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है, तो रॉस ने 4 भागों में बांटा है। और रॉस के अनुसार जो है वो शैशवावस्था, यानी रॉस के अकॉर्डिंग अगर नाम दें हम लोग, तो ये जो 4 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और जो है प्रौढ़ावस्था, ये किसकी अवस्थाएं हैं, ये रॉस के अनुसार, राइटर रॉस के अनुसार 4 अवस्थाओं में बांटा है उन्होंने मानव जीवन के जो है विकास को। और उनके अनुसार टाइम ड्यूरेशन क्या है, अगर यहीं पर ये था मानव विकास के अकॉर्डिंग आपका टाइम ड्यूरेशन, यानी कैसे अवस्थाओं को बांटा गया है। इसी जगह दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है कि रॉस के अकॉर्डिंग, तो रॉस के अकॉर्डिंग शैशवावस्था कितने से कितने एज ग्रुप को शैशवावस्था कहते हैं, तो रॉस के अकॉर्डिंग 1 से 6 वर्ष जो है, 1 से 6 वर्ष या 1 से 5 वर्ष, जो भी आपको आंसर मिले, तो 1 से 5 या 1 से 6 वर्ष जो है वो शैशवावस्था। उसके बाद बाल्यावस्था को उन्होंने बांटा, बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष ही बांटा। उसके बाद किशोरावस्था में 12 से 18 वर्ष, किशोरावस्था के लिए 12 से 18 वर्ष। और उसके बाद उन्होंने बांटा, यानी रॉस के अकॉर्डिंग, ये किसका डिवीजन है, ये रॉस का डिवीजन है। तो रॉस के अकॉर्डिंग 1 से 6 शैशवावस्था, बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18 और प्रौढ़ावस्था जो है यानी अबव 18 से अबव, 18 से अबव या 19 से अबव या 18 से अबव। ठीक है, अब 2 राइटर यानी आपको मानव विकास की अवस्थाएं हो गई, और ये रॉस के अनुसार मानव के विकास को 4 भागों में जो बांटा गया उसका डिवीजन हो। अब बात करते हैं कि किसमें कौन सी अवस्था में क्या चीज इंपॉर्टेंस होती है और क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग करें गर्भावस्था और शैशवावस्था के बाद, तो अगर मैं ये रॉस का डिवीजन आप नोट कर सकते हैं अपने पास और पॉज करके वीडियो। उसके बाद बात की जाती है, यानी अब इस डिवीजन को अगर आप देखें गर्भावस्था के बाद, यानी गर्भावस्था में तो बच्चे का जो है विकास होता ही होता है,
माँ के गर्भ के अंदर जो भी विकास होता है 9 माह तक की। उसके बाद बात करते हैं शैशवावस्था। तो शैशवावस्था से जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो शैशवावस्था जो है, यानी कई राइटरों ने शैशवावस्था को क्या कहा, शैशवावस्था को आदर्श काल किसने कहा, शैशवावस्था को आदर्श काल जैसे है तो वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को क्या कहा, आदर्श काल कहा, आदर्श काल किसने, वैलेंटाइन ने। ठीक है, अब जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था में बच्चे का विकास कैसे कैसे होता है, तो जो 0 से 5 साल का बच्चा है, तो 0 से 5 साल के बच्चे में इसी के साथ, यानी एक राइटर हो गए वैलेंटाइन, इसी के साथ एक बात कह दें जो है सिगमंड फ्राइड क्या बात कही है इन्होंने, तो सिगमंड फ्राइड ने कहा बच्चा जो कुछ बनना होता है वो शुरू की 5 साल में ही बन जाता है। यानी सिगमंड फ्राइड क्या कहते हैं कि बच्चा जो कुछ बनना होता है वो शुरू के 5 वर्ष में ही वो निर्धारित हो जाता है कि बच्चा आगे चल करके क्या बनेगा। यानी ये जो है सिगमंड फ्राइड क्या कहते हैं, शुरू के 5 वर्ष जो है, शुरू के 5 वर्ष में ये निर्धारित हो जाता है। यानी अगर आपको ऐसी जो है ऐसा स्टेटमेंट आए जिसमें ये लगे कि 5 वर्ष का जो है 0 से 5 साल को प्योरिटी देकर के ये बताया जा रहा है कि इस बच्चे में कि होनहार बीमार के हो चिकने पात या इस टाइप के कोई सेंटेंस या ऐसा कुछ मिलता है, तो वो चीज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सिगमंड फ्राइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब याद कैसे करना है, तो आपको याद इस तरह से करना है कि आप सोचेंगे कि ये बात तो फर्जी लग रही है कि 0 से 5 साल का बच्चा है और वो क्या सीख पाएगा, उससे हम उसके भविष्य का निर्धारण कैसे कर सकते हैं। यानी बाद में बच्चा हो सकता है कि उसे क्या जो है कहीं से मोटिवेशन मिल जाए या कहीं से वो कुछ सीख ले और बाद में उसको प्रोग्रेस हो जाए, तो हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं शैशवावस्था के बेसिस पे कि जो बच्चा है वो इसी दिशा में जाएगा, यही बनेगा। तो यानी यहाँ पर जो है ये बात फर्जी लग रही है, तो यानी फर्जी बात किसने कही, फ्रायड ने कही। तो यानी आप इस चीज को रिलेट कर लें कि फ्रायड फर्जी बात, और फर्जी में इन्होंने क्या कहा कि जो शुरू के 5 वर्ष हैं, 5 वर्ष में ये निर्धारित हो जाता है कि बच्चा जो है वो क्या बनेगा। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो है डिस्क्राइब कर लेंगे कि ये जो है 5 वर्ष को प्योरिटी कौन दे रहा है, तो फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। ठीक है, अब शैशवावस्था से क्या बात और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे तो शैशवावस्था जो है, तो शैशवावस्था में यानी बच्चे का जो भी विकास होता है, शैशवावस्था में मूल प्रवृत्तियां जो है वो ज्यादा जागृत होती है। शैशवावस्था को किशोरावस्था का पुनरावृत्ति काल, यानी किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावृत्ति काल कहा जाता है। ये बात किसने कही है, ये बात किसने कही है, यानी आप ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखते जाए। तो अगर पूछा जाए कि शैशवावस्था को, शैशवावस्था पुनरावृत्ति काल है, यानी अगर बात करें कि किशोरावस्था किसकी पुनरावृत्ति काल है, तो किशोरावस्था अगर स्टेटमेंट आता है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति काल है, शैशवावस्था की का पुनरावृत्ति काल है, पुनरावृत्ति का काल है, ये बात किसने कही है। तो शैशवावस्था जो है, यानी शैशवावस्था की पुनरावृत्ति हो रही है किस काल में, तो किशोरावस्था काल में। अब आप इस चीज को कैसे रिलेट करेंगे कि शैशवावस्था की पुनरावृत्ति जो है वो किशोरावस्था में हो रही है। तो आप देखते हैं कि जो काम है, काम प्रवृत्ति जो है वो किसमें होती है, वो किशोरावस्था में, और किशोरावस्था जस्ट रिलेटेड है शैशवावस्था से। शैशवावस्था में भी बच्चा जो है वो वही कार्य करता है जो उसे अच्छा लगता है। यानी शैशवावस्था में अगर आप कहते हैं कि किशोरावस्था में जैसे आकर्षण प्रवृत्ति जो है या विषम लिंगी आकर्षण जो है वो किशोरावस्था में होता है। तो अगर यहाँ पे भी बात की जाए कि शैशवावस्था को जो है पुनरावृत्ति, यानी किशोरावस्था जो है वो रिपीटेड काल है किसका, शैशवावस्था का। तो शैशवावस्था का कैसे रिपीटेड काल है, तो यहाँ पे भी बच्चा वही काम करता है जो उसे अच्छा लगता है। यानी अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे भी प्रेम है और यहाँ पे प्रेम है, लेकिन यहाँ पे विषम लिंगी आकर्षण है किशोरावस्था में, लेकिन यहाँ पर जो प्रेम है वो माता के प्रति प्रेम है और यहाँ पर वो वही काम करना चाहता है जो उसे अच्छा लग रहा है। इसलिए शैशवावस्था को पाशविक प्रवृत्ति का भी काल कहते हैं। क्या कहते हैं शैशवावस्था को, पाशविक प्रवृत्ति का काल। यानी ये स्टेटमेंट आपको हो गया, और ये स्टेटमेंट आखिर किसने कहा था, यानी पुनरावृत्ति का काल है ये किस राइटर ने कहा, तो इरिक्सन ने कहा। किसने कहा, इरिक्सन ने। यानी मैं इधर लिख देती हूँ, शायद इधर विजुअल ना हो, तो इधर देखेंगे आप कि किशोरावस्था जो है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति काल है, ये किसने कहा, इरिक्सन ने कहा। इरिक्सन ने कहा। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो शैशवावस्था है
वो कैसे जो है किशोरावस्था की पुनरावृत्ति काल है, यानी यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी प्रेम है, माता के प्रति प्रेम है। और यहाँ पे इसको और किस नाम से जाना जा रहा है, शैशवावस्था को, तो शैशवावस्था को पाशविक प्रवृत्ति भी कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, पाशविक प्रवृत्ति का काल। अब पाशविक प्रवृत्ति का काल यानी पशुओं जैसी प्रवृत्ति का काल। अब इस काल को पशुओं की प्रवृत्ति का काल क्यों कहा जा रहा, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं शैशवावस्था में बच्चा कुछ भी खा लेता है, कुछ भी यानी कुछ भी कर रहा हो तो उसे इस चीज का ज्ञान नहीं होता। तो अब यहाँ पर ज्ञान नहीं होता, यानी पाशविक प्रवृत्ति का काल क्या है, शैशवावस्था। अब यहाँ पर इसकी मूल प्रवृत्तियां यानी उसका रोना, उसका जो है यानी चीज ना मिलने पर रोना, और जो है इसके लिए जो है वेदना या जो भी करना, तो ये क्या है, ये शैशवावस्था में कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं। जैसे ही मैंने वर्ड लिया मूल प्रवृत्ति, अब मूल प्रवृत्ति से आपके पास जो है ढेरों क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे ढेरों क्वेश्चन बन जाते हैं, अब इसको मैं अगर डिस्क्राइब करूं, अगर हो सकता है आपने लिख लिया हो, तो अगर मैं यहाँ पर बताऊं कि शैशवावस्था जो है, यानी हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं कि पाशविक प्रवृत्ति है, और पाशविक प्रवृत्ति में क्या है, यानी यहाँ पर मूल प्रवृत्तियां जो हैं, मूल प्रवृत्तियां बहुत जागृत होती है, एक तरह से मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है। जैसे ही मैंने मूल प्रवृत्ति कहा, आपके पास फिर राइटर आने चाहिए। कौन से राइटर, सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड, ठीक है। अब जब है यानी यहाँ से मूल प्रवृत्तियों में दो राइटर सिगमंड फ्रायड की जगह, यानी यहाँ पे मैकडूगल आप देखें, मैकडूगल मूल प्रवृत्तियों में, जैसे कि मैकडूगल है, मैकडूगल, और मैकडूगल ने क्या कहा, मैकडूगल के अनुसार संवेग कितने होते हैं, 14, यानी मैकडूगल ने बताया कि 14 संवेग होते हैं। अब जो 14 संवेग होते हैं, संवेग क्या होता है, तो संवेग जो है यानी मनुष्य के अंदर अपनी चीजों को व्यक्त करने के लिए कुछ जो है मूल प्रवृत्तियां होती हैं, यानी किसी की जो है हृदय विदारक घटना को देख लेना और देखते ही तुरंत जो है प्रलाप या रोना आ जाना, ये क्या है, ये एक तरह से उसका संवेग है, उसकी यानी संवेग में जो मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं, इन 14 संवेगों में क्या क्या आता है, इन 14 संवेगों में जैसे 14 संवेग, तो 14 संवेग अगर मैं बताऊं कि 14 संवेग में क्या क्या आता है, जैसे कि डर, क्रोध, भय, प्रेम, वात्सल्य, कामुकता, एकाकीपन, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें संवेग हैं, यानी मन के अंदर उठने वाले जो आवेग हैं, जो मन के अंदर जो भी उत्तेजना या जो भी उथल पुथल आपके अंदर चलती है, वो सब क्या है, वो सब संवेग हैं। कितने संवेग मैकडूगल के अनुसार हैं, तो 14 संवेग। कौन कौन से, यानी आप किसी भी जो है भय जैसी चीज को देखकर तुरंत डर जाना, क्रोध आना, भय जो है यहाँ पर डर, भय, प्रेम, वात्सल्य, कामुकता। वात्सल्य किसको कहते हैं, वात्सल्य यानी जब बच्चे का प्रेम माता के साथ हो, उसको क्या कहते हैं, वात्सल्य। कामुकता, परिचित होंगे इस वर्ड से, कामुकता यानी विषम लिंगी जो आकर्षण है या कुछ भी, तो ये जो है ये कामुकता है। एकाकीपन, ये सारे वर्ड संवेग के हैं, किसके अनुसार, मैकडूगल के अनुसार। अगर संवेग वर्ड ही ले लिया, नाम ले लिया, तो इसी से जस्ट कनेक्टेड है कि जो है वाटसन ने संवेग के कितने प्रकार बताए हैं, तो वाटसन ने संवेग के कितने प्रकार बताए हैं, संवेग के कितने प्रकार बताए हैं, तो 3 प्रकार। वाटसन ने संवेग के कितने प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार। कौन कौन से 3 प्रकार, तो वाटसन के अनुसार जो संवेग के 3 प्रकार हैं, तो यहाँ पर मैं इरेज करूं, यानी अगर वाटसन के अनुसार जो संवेग है उसके 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो 3 प्रकार इनके अनुसार भय, क्रोध, यानी इनके अनुसार प्रेम, क्रोध और डर, यानी प्रेम, क्रोध और डर। ये 3 संवेग किसने बताए हैं, ये वाटसन ने बताए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर संवेग क्या है, संवेग हमारी मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्ति यानी जो चीजें हमारे सहसा निकल रही हैं, सहसा अचानक हो रही, हमने किसी से सीखा नहीं उन चीजों को, हमारे अंदर वो पहले से व्याप्त हैं, और आवश्यकता होने पर, वैसी सिचुएशन होने पर वो चीजें जो है अपने आप निकल कर आ रही हैं। तो ये चीजें क्या है, हमारे मन से या हमारे मन मस्तिष्क से, तो ये चीजें जो है ये संवेग है। अब बात आती है जो मूल प्रवृत्ति है, तो ये भी एक मूल प्रवृत्ति है,
और मूल प्रवृत्तियों में इसके साथ और क्या क्वेश्चन जुड़ जाता है, तो इसके साथ जैसे कि सिगमंड फ्राइड, जैसे मैंने नाम लिया सिगमंड फ्राइड। अब सिगमंड फ्राइड का मूल प्रवृत्ति से क्या कनेक्शन है, तो जो सिगमंड फ्राइड है, तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियों में तीन जो है स्टेजेस, और तीन स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, तो तीन स्टेजेस जैसे कि अगर पूछा जाए ईद, ईगो और सुपर ईगो, तो ईद, ईगो और सुपर ईगो क्या है इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यानी ईद की बात करें, ईद, ईद, ईगो, ईगो और सुपर ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। तो ईद, ईगो और सुपर ईगो, इसको मिलता है इदम, अहम, इदम, अहम और पराहम, पराअहम, ईद, ईगो और सुपर ईगो, यानी इदम, अहम और पराहम। अब इदम क्या है, अहम क्या है और पराहम क्या है, तो ईद क्या है, ईद जैसे मैंने बताया कि सहस्वावस्था क्या है, पांचविक प्रवृत्ति का काल, यानी पशुओं जैसी, यानी कुछ भी कर रहा है उसे इस चीज का ज्ञान नहीं है कि ये चीज सही है या गलत, ठीक है। तो ये जो यानी इस चीज का ज्ञान नहीं है कि ये चीज सही है या गलत, ये क्या है, ईद। अब ईद में जो बच्चा है उसके पास पांचवी प्रवृत्ति है, काम की भावना, यानी काम जो है काम की भावना, और काम की भावना यहाँ पर जैसे कि उसे वो चीजें करना अच्छा लग रहा है जो उसे, यानी जो उसे अच्छा लग रहा है वो चीजें करना चाहता है। जैसे कि जो है ईद में बच्चा जो है यानी माता से प्रेम करना, या फिर सहस्वावस्था के किसी बच्चे का आप एग्जांपल ले, और सहस्वावस्था में वही बच्चा काम करता है जो किशोरावस्था वाला बच्चा करता है। किशोरावस्था वाला बच्चा बड़ा है, उसकी चीजें दिख रही हैं, और सहस्वावस्था वाला बच्चा जो है वो भी, यानी जिसकी तरह ये भी जो है काम प्रवृत्ति होती है इसमें भी सहस्वावस्था में, लेकिन वो चीज दिखती नहीं है, तो ये क्या है सहस्वावस्था में। तो सहस्वावस्था में जो ईद है, ईद क्या कह रहा है, ईद कह रहा है ये पांचवी प्रवृत्ति, यानी बच्चा जो कर रहा है उसे जो अच्छा लग रहा है वही करना चाहना, ये क्या है, ये ईद है। और ईद के बाद दूसरी चीज आती है अहम। अहम मतलब यहाँ पे बच्चा जो है, यहाँ पे बच्चा जो है अर्धचेतन मन से होता है। अगर इसको हम लोग यानी व्यक्तित्व संरचना के अकॉर्डिंग बांटे, तो इसमें हम कह सकते हैं ईद वाला बच्चा क्या है, अचेतन है, अचेतन, ठीक है। अब अचेतन जो है यानी ईद का बच्चा अचेतन, वो उसे पता नहीं है, उसके अंदर ये चेतना नहीं है मन मस्तिष्क में कि क्या सही है और क्या गलत है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ईद जो है, ईद, ईगो या सुपर ईगो, ये किसने दिए, सिगमंड फ्राइड। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर यहाँ पर कोई स्टेटमेंट दे देगा या पांचवी प्रवृत्ति को रिलेट करता हुआ, या फिर बच्चा जो है वो सहस्वावस्था का बच्चा जो है वो उसमें काम प्रवृत्ति दिख रही है, तो वो चीज, ये चीज किसको दर्शा रहा है, ये चीज ईद को दर्शा रहा है, इदम को दर्शा रहा है। ये सीडीपी आपको संस्कृत जो यानी यहाँ पर जो सीटेट में, यानी सीडीपी का जो बहुत बड़ा रोल है, यानी यहाँ पर जो सीटेट में, तो सीटेट में आप देखोगे कि ईद, ईगो, सुपर ईगो, ये चीज चाहे वो संस्कृत का हो या हिंदी में भी कनेक्ट करके आ सकता है। इसके अलावा जैसे कि सीडीपी में तो आएगा ही आएगा, यानी बाल विकास और शिक्षण अधिगम में। इसके अलावा जैसे कि इसके अलावा जो भी बचे, यानी इंग्लिश में भी, तो इंग्लिश वाले जो हैं वो इसमें इंग्लिश वर्जन वाला, इंग्लिश में जैसे भाषा विकास या चोम्स्की को बहुत महत्व दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं ईद, तो ईद में क्या है, पांचवी प्रवृत्ति है, और ये जो मूल जो है उसकी जो प्रवृत्ति है वो करना चाहता है। सहस्वावस्था वाला बच्चा इस इदम में आता है, और इदम के अंतर्गत आने वाला बच्चा अचेतन है, और इससे भी अभी बहुत सारे अचेतन वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ईद, ईगो और सुपर ईगो। ईगो क्या है, ईगो अर्धचेतन मन का बच्चा है, और इसके अंदर जो है यानी यहाँ पर विकास जो है, तो ईगो वाला बच्चा जो है उसके अंदर जो है ये कुछ भी काम करेगा तो कुछ यहाँ पर उसे ये भी भय होगा कि ऐसा काम करने से जो है समाज यानी यहाँ पर जो है वो डरेगा कि यानी सही है या गलत, इस चीज के बीच जो है वो जो है डिफरेंस नहीं कर पा रहा होगा कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अर्ध चेतना होगी। यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चेतना होगी लेकिन अर्ध चेतना, भले ही सही गलत का फर्क ना पता हो, लेकिन यहाँ पर सोचेगा, थोड़ा विचार करेगा, कुछ भी बोलेगा तो थोड़ा विचार करेगा, लेकिन यहाँ पर अर्ध चेतना है जो सुपर ईगो वाला है। अब सुपर ईगो में उसके अंदर नैतिकता है, मानवीयता है, और वो सारी चीजों से यानी समाज से पूरी तरह से रूबरू है, और समाज के लिए क्या सही है क्या गलत है, उसके द्वारा किया गया कार्य कौन सा सही है कौन सा गलत, इस चीज का निर्णय कब करेगा, जब वो सुपर ईगो वाला बच्चा हो। सुपर ईगो यानी पराहम। अब ये स्टेज जो हो गई पराहम या सुपर ईगो वाली, तो
तो यहाँ पर नैतिकता होगी पूरी तरह से। और ये जस्ट कनेक्टेड है, यानी ये जस्ट किससे, जीन पियाजे। और जीन पियाजे में जहां पर भी हम लोग औपचारिक यानी जहां से 12 वर्ष से ऊपर वाला जो बच्चा है वो सुपर ईगो के अंतर्गत यानी पराहम, यहाँ पर जो है बच्चे को पूरी तरह से जो है पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत। और इसके सिगमंड फ्रायड के अनुसार ये सुपर ईगो या पराहम आ रहा है। तो सुपर ईगो वाले में बच्चे में नैतिकता होगी, यानी यहाँ पर पूर्ण चेतना होगी। और पूर्ण चेतना यानी यहाँ पर क्या कनेक्टिविटी होगी, तो सुपर ईगो में नैतिकता की बात करेगा, नैतिकता की बात करेगा। और इसके अलावा समाज को ध्यान में रखकर कि क्या सही है, समाज को ध्यान में रखकर कि क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में सोच समझकर वो निर्णय लेगा, बात करेगा। ये है सुपर ईगो, यानी अपना उसका जो ईगो है वो सुपर है, प्रियोरिटी उसमें यहाँ पर नैतिकता और सामाजिकता को देगा, क्या सही क्या गलत इसका निर्णय जो है वो अपने बेस पर करेगा, अपने माइंड मेकअप पर। ये क्या है, यहाँ पर चेतना है, पूरी तरह से चेतना, सचेतन मन से वो जो है डिसीजन दे रहा है। ठीक है, बात हुई चेतन, अर्धचेतन और अचेतन की। तो सिगमंड फ्रायड जिन्होंने ये तीनों स्टेज बांटी यानी अचेतन, चेतन और उसके बाद अर्धचेतना। तो जो सिगमंड फ्रायड है इन्होंने अचेतन तत्व पर जोर दिया, यानी आज से स्टेटमेंट अगर आ गया यही से सिगमंड फ्रायड से कि सिगमंड फ्रायड ने किसको जोड़ दिया है, यानी किस पर जोर दिया है, तो सिगमंड फ्रायड ने अचेतन तत्व को जोड़ दिया है। इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा सिगमंड फ्रायड ने कि बच्चा जो है, बच्चा 90% जो चीजें सीखता है वो अचेतन मन से सीखता है। यानी अगर क्वेश्चन आता है कि अचेतन मन से सारे बच्चा जो है ज्यादातर सारी चीजें जो है वो अचेतन मन से सीखता है, ये अचेतन मन को जो है प्रियोरिटी किसने दी, अचेतन मन को जो है सुपर किसने बताया, अच्छा किसने बताया, सिगमंड फ्रायड। यानी सिगमंड फ्रायड जो है प्रियोरिटी किसको देते हैं, अचेतन मन को। अचेतन मन क्या होता है, अचेतन मन मतलब अनकॉन्शियस माइंड। अब अनकॉन्शियस माइंड मतलब कि आप कुछ भी चीजें सीखते हैं, अगर आप पूरी तरह से चेतना में बैठे हैं तो हो सकता है आप वो चीजें अच्छे से जो है कवर करें, लेकिन आप जो है मैक्सिमम जो है आपका मन जो है वो इधर उधर जो है जाता रहता है, और आप कुछ चीजें जो है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करते जाते हैं, सुनते जाते हैं, और वो चीजें जो है आपकी अनकॉन्शियस माइंड में जो है सेव होती जाती है। अब जैसे एज एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना, कोई क्वेश्चन आ गया आपके अंदर और आपने क्या किया, उस क्वेश्चन का सही आंसर देना है, और सही आंसर एट रैंडमली आपके पास आंसर आ रहा है कि मुझे यही लग रहा है, यही आंसर लग रहा है। इसका मतलब है कि हो सकता है आपने वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं सुना हो और वो क्वेश्चन आपके अनकॉन्शियस माइंड में सेव हो गया, यानी आपने चेतना के द्वारा उसे नहीं पढ़ा, लेकिन अचेतन मन में आपके अंदर वो चीज कहीं आपने सुनी है और इसलिए वो आंसर आपका एग्जैक्ट वही निकल रहा है। तो ये क्या कहते हैं, ये अचेतना। तो सिगमंड फ्रायड जो है वो अचेतन तत्व पर जोर देते हैं। उनके अनुसार वो कहते हैं कि जो बच्चा है वो 90% चीजें जो है वो अचेतन मन से सीखता है। तो अचेतन तत्व पर जोर किसने दिया, सिगमंड फ्रायड। ठीक है, फिर उसके बाद यानी ये अचेतना का महत्व हो गया, और ये अर्धचेतन वाला जो बच्चा है वो अहम वाला, ईगो वाला बच्चा जो है वो अहम यानी ईगो जो है वो अर्धचेतना के अंतर्गत होता है, और उसके बाद सुपर ईगो जो है वो चेतना वाला बच्चा होता है। ईगो में जो है यहाँ पर क्या होगा, वास्तविकता होगी। ईगो में क्या होगी, वास्तविकता होगी, वास्तविकता होगी, यानी जो बच्चा कर रहा होगा वो चीज दिखेगी, और इदम में यानी वो जो बच्चा है जो दिख रहा है यानी जो कर रहा है उसे खुद नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है। यहाँ पर क्या होगा, इसे इतना ज्ञान होगा कि वो जो कर रहा है वो क्या करने जा रहा है, यानी वो सोच रहा है, लेकिन हो सकता है असमंजस में फंसा हो कि क्या सही क्या गलत, लेकिन यहाँ पर इसको इतना ज्ञान होगा कि क्या किया जा रहा है और क्या हो रहा है। ईगो वाले में, सुपर ईगो वाले में वो पूरी तरह से माइंड मेकअप करके कि क्या सही है क्या गलत, सामाजिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, वो सुपर ईगो वाला है। आई होप आप इस चीज को समझ गए सिगमंड फ्रायड। ठीक है, अगर आप इस चीज को समझ गए तो जस्ट इससे कनेक्टेड जो है, यानी अगर इससे कनेक्टेड देखें तो जेरोम ब्रूनर, और जेरोम ब्रूनर जो संज्ञानवाद के जनक है, यानी संज्ञानवाद में संज्ञानात्मक विकास जो है तो किसने बताया, तो संज्ञानात्मक विकास जो है वो संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे, लेकिन संज्ञानात्मक विकास पर जोर किसने दिया, तो यानी संज्ञानात्मक विकास पर बल जो है वो जेरोम ब्रूनर देता है। यहाँ से इनको कैसे कनेक्ट करें, जेरोम ब्रूनर को, तो जेरोम ब्रूनर जो है अगर यहाँ पर बात की जाए कि अगर यहाँ पर बात की जाए जेरोम ब्रूनर की, जेरोम ब्रूनर, ठीक है, अगर जेरोम ब्रूनर की बात की जाए तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी जैसे इन्होंने 3 स्टेज बांटी थी,
ईद ईगो सुपर ईगो, या फिर अचेतन, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन और चेतना। उसके बाद जेरोम ब्रूनर जो है ये भी 3 स्टेज में ही बांटते हैं चीजों को। और ये क्या कहते हैं, जो बच्चा है वो सबसे पहले किस चीज में बच्चा सीखता है, तो जो जेरोम ब्रूनर है उनके अनुसार जो बच्चा है यानी लास्ट में वो सिंबॉलिक रूप में देखता है, यानी सबसे पहले वो जो है यानी सेकंड में वो आइकन बना लेता है, आइकॉनिक आइकन बना लेता है, आइकन बना लेता है। और यहाँ पर जो है थर्ड में जो है वो सिंबल फॉर्म में, सिंबल फॉर्म में। और उसके पहले यहाँ पर जो है वो जब सीख रहा होता है तो यहाँ पर ये एक तरह से यहाँ पर आइकन वाला जो है वो प्रतिभा पर रखता है, प्रतिभा पर रखता है, ठीक है। सिंबल जो है वो यहाँ पर प्रतीक चिन्ह के रूप में, यानी सिंबल जो है यहाँ पर जो है वो अधिगम में, यानी एक जो पहली चीज में है वो किसी चीज को, जैसे यहाँ पर अधिगम का रिलेट जो है वो जीन पियाजे के स्कीमा से है, जीन पियाजे के स्कीमा वर्डिंग से है। अब जीन पियाजे का स्कीमा क्या होता है, क्या माइंड मेकअप होता है, एडॉप्टेशन क्या होता है और एकोमोडेशन, एडॉप्टेशन, ये चीज जो है तो ये अभी मैं डिस्कस करूंगी जीन पियाजे के बारे में। तो जीन पियाजे का स्कीमा, यानी जीन पियाजे के स्कीमा के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन आता है, और बहुत क्वेश्चन आता है जो है सुपर यानी इसमें भी, सुपर टेट में भी, सीटेट में भी, तो स्कीमा के बारे में किसने बात की है, तो स्कीमा के बारे में जीन पियाजे ने बात की है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग नाम ले रहे हैं जेरोम ब्रूनर का। तो जो जेरोम ब्रूनर है, तो जेरोम ब्रूनर के अनुसार जो बच्चा सीखता है, जो बच्चा सीखता है यानी अब यहाँ पर क्या चीज सीखेगा, एज एग्जाम्पल, अगर एज एग्जाम्पल माने कि अगर बच्चे ने क्या देखा, किसी गाय को देखा, या फिर यहाँ पर मैं ऊपर का इरेज कर दूं, जेरोम ब्रूनर, तो जेरोम ब्रूनर के अकॉर्डिंग अगर मान लिया एग्जाम्पल कि अगर बच्चे ने किसी गाय को देखा, किसी गाय को देखा, गाय को देखा, और यहाँ पर कुछ लोगों ने बात करते हुए, कुछ लोगों को उसने बात करते हुए सुना कि ये गाय जा रही है और जो है, लेकिन वो वहां पर एक दो चीज और है, तो यानी गाय के अकॉर्डिंग वहां पर मान लिया हो सकता है कि साथ में डॉग भी हो या साथ में और भी कोई चीज हो, तो वो इन दोनों चीजों में डिफरेंस ना कर पाया हो, एज लाइक स्वैसा वाला बच्चा है और छोटा बच्चा है, उसे ये नहीं पता है कि क्या डॉग है, क्या कैट है, या गाय कौन सी है या काऊ कौन सी है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में ये ले रहे हैं कि यानी मान लिया कि उसने किसी गाय को देखा और उसके साथ डॉग भी था, तो किसी ने बात करी कि ये देखो गाय जा रही है, लेकिन बच्चा जो है उसको तो पता नहीं है कि क्या गाय है, कौन सा जो है डॉग है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज है कि डॉग कौन सा है और काऊ कौन सी है, काऊ कौन सी है। लेकिन यहाँ पर उसने ये वर्ड जो सुन लिया था कि गाय जा रही है, काऊ जा रही है, तो काऊ वर्ड जो सुन लिया था, तो हो सकता है उसके माइंड में ये चीज सेट हो गई। अब जब दूसरी बार केवल काऊ जा रही हो, अब डॉग नहीं जा रहा, तो अब उसको दूसरे ने क्या बोल दिया, दूसरे ने बोला कि ये देखो काऊ जा रही है। अब क्या हुआ, अब तो उसको फिक्स हो गया कि यही काऊ है, यही काऊ है, यानी अब इसके अंदर ये आइकन बन गया, माइंड में तो बन गया। अब वो गाय को, यानी गाय को देखा और किसी ने जो बोला कि ये देखो गाय जा रही है या काऊ जा रही है, तो इसको क्या बोलेगा, अब ये जान गया कि यही गाय है। अब यही गाय है तो ये क्या हो गया, ये आइकन बन गया, यानी उसके माइंड में ये आइकन बन गया कि गाय किसको कहते हैं। अब तीसरी बार जैसे ही उसने गाय को देखा, तो अब वो किसी की सुनी सुनाई बातों पे नहीं विश्वास करेगा, अब वो खुद कहेगा ये देखो गाय जा रही है, यानी अब उसने क्या कहा, गाय जा रही है, यानी खुद इसने क्या किया, व्हाइट कलर का ये जानवर जो दिखा, तो अब वो अपने आप से उसके अंदर आ रहा, ये देखो गाय जा रही है, ये क्या, ये सिंबल फॉर्म में उसके अंदर क्रिएट होगा, माइंड मेकअप हो गया कि गाय का स्ट्रक्चर ये होता है, डॉग का स्ट्रक्चर ये होता है। तो अब आप उसको गाय को गाय ही बोलेगा, तो यानी सिंबलिक फॉर्म में अब उसको पता चल गया, तो जैसे ही गाय जा रही है तो उसको गाय जा रही है ये खुद बोलेगा, किसी की सुनी सुनाई बातों पे नहीं। ये क्या है, सिंबलिक फॉर्म में आ गई उसके अंदर। आइकन में क्या था, आइकन में ये स्पेसिफाई कर पाया कि ये गाय है, ये डॉग है। और उसके पहले जो है, आइकन के पहले की सिचुएशन जो जीन पियाजे के स्कीमा से रिलेटेड है, स्कीमा से यहाँ पर जो स्कीमा वर्ड है या माइंड मेकअप जो है, उसने कई चीजें देखी और उसमें वो सस्पेंस लगा रहा है कि जो है ये गाय है कि नहीं, यानी हो सकता है ये गाय हो, लेकिन वर्ड से वो परिचित हो गया है पहली स्टेज में, ठीक है। ये तो बात थी जेरोम ब्रूनर की। इसके साथ साथ यानी मैं सारी चीजें कवर तो कराते जाऊंगी और आपको यहाँ पर ये पूरा सीडीपी का एक जो है
पूरा कनेक्टिंग पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ से कैसे कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके साथ विद एक्सप्लेनेशन सारी चीज डिस्कस की जाएगी और आप अच्छी थिंकिंग बना पाएंगे कि किस क्वेश्चन को कैसे पकड़ते हैं, कैसे जो है करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई जेरोम ब्रूनर की बात। इसके पहले हो गई जो है ये जेरोम ब्रूनर जो है, यानी यहाँ पर भी बच्चा जो है कि कैसे आइकन और सिंबॉलिक फॉर्म में चीजों को सीखता है। और उसके बाद बात आती है यानी अब उसके बाद यानी जीन पियाजे की जो बात है, तो जीन पियाजे हम लोग अलग से अभी पढ़ेंगे। पहले तो मैं इस स्टेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। यानी अब यहाँ पर शैशवावस्था से और कौन सा जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर तो अगर शैशवावस्था से अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको थोड़ा साइड में लिखा रहने देते हैं। तो यहाँ पर अगर शैशवावस्था, तो शैशवावस्था में बच्चा क्या है, शैशवावस्था में बच्चा जो है पूरी तरह से यानी शैशवावस्था की बात की जाए तो शैशवावस्था को आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था को जब बात आती है तो बाल्यावस्था में हम लोग दो भागों में इसको बांटेंगे। दो भाग कौन से, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। यानी पूर्व बाल्यावस्था बाल्यावस्था और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था बाल्यावस्था। ठीक है, तो जो पूर्व बाल्यावस्था है वो कौन सी स्टेज है, तो जो पूर्व बाल्यावस्था है यानी यहाँ पर जो है ये पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, ये जो पूर्व बाल्यावस्था है वो कौन से टाइम ड्यूरेशन की है, 6 से 9 वर्ष। 6 से 9 ईयर्स जो है वो पूर्व बाल्यावस्था को दर्शाता है। उत्तर बाल्यावस्था क्या है, तो उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष, 9 से 12 ईयर की जो है वो उत्तर बाल्यावस्था को दर्शाता है। ठीक है, बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने कहा है, स्टेटमेंट बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने कहा है, तो बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने कहा है, तो कोल एंड ब्रूस, कोल एंड ब्रूस ने, कोल एंड ब्रूस क्या कहा है, कोल एंड ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है। इसको याद रखने के लिए यानी बाल्यावस्था वाला बच्चा है और बाल्यावस्था यानी 6 से 12 जो है एज ग्रुप का बच्चा, 6 से 12 एज ग्रुप के बच्चों में उसको क्या चाहिए, अनोखी ब्रूस चाहिए। अब अनोखी ब्रूस किस एज में, बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था का को एक अनोखा काल यानी अनोखी ब्रूस किसका चाहिए, ब्रूस यानी कोल एंड ब्रूस। तो बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने कहा है, कोल एंड ब्रूस ने। ठीक है, और बाल्यावस्था किस एज में, यहाँ पर बाल्यावस्था में समलिंगी जो है समलिंगी ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पर बाल्यावस्था की अगर बात की जाए तो संग्रह की प्रवृत्ति होती है, यानी बाल्यावस्था में अगर बात की जाए तो संग्रह करने की प्रवृत्ति होगी, संग्रह की प्रवृत्ति होगी। इसके अलावा संग्रह की प्रवृत्ति तो होगी, इसके अलावा समलिंगी समूह बनेंगे। समलिंगी यानी यहाँ पर आप देखोगे कि गर्ल्स का पूरा ग्रुप बना होगा, बॉयज का पूरा ग्रुप बना होगा 6 से 12 एज ग्रुप वाले बच्चों में, यानी यहाँ पर एक ही लिंग में समलिंगी जो है यहाँ पर ग्रुप बनते हैं। संग्रह की प्रवृत्ति का सेंस है कि यहाँ बच्चे जो है अगर खिलौना है, जो सारी उसके पास चीजें हैं उनको कलेक्ट करने की कोशिश करता है, यानी उसकी चीजें कोई दूसरा ना ले पाए, तो ये क्या है, ये संग्रह की प्रवृत्ति। इसके अलावा जो बाल्यावस्था है और क्या है, तो बाल्यावस्था को गंदी एज भी कहा जाता है, यानी डर्टी एज कहाँ है, डर्टी एज जो है किसको कहेंगे, तो जो डर्टी एज है, तो डर्टी एज जो है गंदी अवस्था कहते हैं कि गंदी अवस्था। तो गंदी अवस्था किस जो है एज ग्रुप को कहते हैं, तो गंदी अवस्था जो है वो बाल्यावस्था का नाम है। तो बाल्यावस्था को गंदी अवस्था किस वजह से कहते हैं, यहाँ पर गंदी से रिलेटेड है कि जो बच्चा है वो अपने कपड़े गंदे कर रहा है उसे, यानी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कपड़े गंदे करने से ही रिलेट है। तो ये चीज है गंदी अवस्था जो है वो किसको कहेंगे, बाल्यावस्था को गंदी अवस्था कहते हैं, 6 से 12 एज ग्रुप को। ठीक है, इसके अलावा जैसे बाल्यावस्था जो है और यहाँ पर यानी संग्रह की प्रवृत्ति है, खिलौनों का काफी जो है वो संग्रह करेगा। समलिंगी जो है, समलिंगी यानी एक साथ बच्चों का ग्रुप होगा, बॉयज का ग्रुप, गर्ल्स का ग्रुप होगा। इसके अलावा इसको गंदी एज भी कहते हैं। और ये बाल्यावस्था जो है, बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने कहा है, कोल एंड ब्रूस ने कहा। ठीक है, और इसका टाइम ड्यूरेशन भी पूछ लिया जाता है कि पूर्व बाल्यावस्था क्या है, जो 6 से 9, और उत्तर बाल्यावस्था क्या है, 9 से 12 एज का ग्रुप का। इसके अलावा और क्या बनता है क्वेश्चन, इसके अलावा अगर बात की जाए किशोरावस्था की,
किशोरावस्था की अगर बात की जाए और जो क्वेश्चन जो है वो अगर ड्राइव होते जाते हैं और तो हम लोग उसके बेसिस पे यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर किशोरावस्था की। तो किशोरावस्था को जो है संघर्ष और तूफानों का काल, संघर्ष और तूफानों का काल कहते हैं। किसको? किशोरावस्था को संघर्ष और तूफानों का काल, तूफानों का काल। किसने कहा है ये चीज? हॉल ने कहा है। अगर हाल कहें, हाल, ठीक है। तो संघर्ष और हल, किसने? हल ने, राइटर है हल, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा किशोरावस्था जो है वो संघर्षों से भरी हुई है, तूफानों से भरी हुई है। ये किसने कहा है? ये हल ने कहा है, संघर्ष और तूफानों का काल, ठीक है। उसके बाद बात आती है यानी अच्छा, यहाँ पर एक बाल्यावस्था से एक और जो है क्वेश्चन बनता है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। यानी यहाँ पर जो बच्चा है बाल्यावस्था से एक मिथ्या परिपक्वता का काल, मिथ्या परिपक्वता, परिपक्वता का काल किसने कहा है? मिथ्या परिपक्वता का काल जो है वो जो है रॉस ने कहा है। रॉस ने क्या कहा है? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल। अब ये क्या होता है? मिथ्या परिपक्वता यानी यहाँ पर बच्चा जो है जैसे 12 वाला वो झूठी जो है कहता, झूठ में ही कह देता कि वो ये काम कर लेगा पूरी तरह से, यानी अपने आप को परिपक्व साबित करने की कोशिश कर लेगा कि वो अपने आप खा लेगा, अपने आप जो है नहा लेगा। ये क्या है? मिथ्या, झूठा परिपक्वता, यानी अपने आप को परिपक्व साबित करने की जो है कोशिश करना। तो मिथ्या परिपक्वता का काल जो है वो रॉस है। और इसके अलावा जो है अगर बच्चा झूठ बोलता है या, तो ये भी चीजें क्या है? ये चीजें यहाँ पर आपको याद कैसे करना है कि मिथ्या परिपक्वता का काल है जो वो रॉस ने कहा। यानी इस ग्रुप का बच्चा अगर झूठ बोलता है, मिथ्या बोलता है, तो ये चीज रास नहीं आ रही है। यानी मिथ्या परिपक्वता का काल जो है बाल्यावस्था को किसने कहा है? रॉस ने कहा है। बस उसके बाद यानी ये तो है मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम लोग बात कर रहे थे किशोरावस्था, तो किशोरावस्था जो है संघर्ष और तूफानों का काल है। किसने कहा? हल ने कहा। किशोरावस्था में क्या होता है? विषम लिंगी आकर्षण। नेक्स्ट क्या कहेंगे? विषम लिंगी आकर्षण, ठीक है। विषम लिंगी आकर्षण यानी जो है इसमें जो है अपोजिट जो है विषम लिंगी आकर्षण होता है। अब विषम लिंगी आकर्षण से क्वेश्चन क्या क्या, जैसे क्वेश्चन बनता कैसे? तो विषम लिंगी आकर्षण से क्वेश्चन जो है यानी अगर देखेंगे, जैसे मैंने बताया अभी आपको, यहाँ पर आपको प्रूफ करेंगे कि जो शैशवावस्था है वो किशोरावस्था जो है, शैशवावस्था पुनरावृत्ति काल है किशोरावस्था में, यानी शैशवावस्था का पुनरावृत्ति काल है किशोरावस्था। तो यानी यहाँ पर शैशवावस्था कैसे रिपीट हो रही है किशोरावस्था में, इसको जानेंगे। यहाँ पर क्या बात की जाती है? किशोरावस्था में विषम लिंगी आकर्षण। डियर एस्पिरेंट, अगर आपको लगता है कि जो है स्पीड अगर जो है तेज होती है या स्पीड ज्यादा रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कुछ जो है धीमे थोड़ा बता दिया जाए। और फ्लो में ये चीजें हो जाती हैं, यानी जो है स्पीड बढ़ जाती है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि विषम लिंगी आकर्षण, ठीक है। तो विषम लिंगी आकर्षण किसमें है? किशोरावस्था में। और किशोरावस्था में विषम लिंगी आकर्षण है। तो इस विषम लिंगी आकर्षण से क्वेश्चन बनते हैं जैसे इलेक्ट्रा और ओडिपस के, इलेक्ट्रा और ओडिपस। तो ये भी क्वेश्चन कैसे, यानी अगर पूछा जाए कि बच्चों में या लड़कों में जो है कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। तो इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है यानी इलेक्ट्रा ग्रंथि में ये ग्रंथियां हैं। यानी अब यहाँ पर शैशवावस्था से कैसे रिलेट करें, तो शैशवावस्था में आप देखते हो या शैशवावस्था या पूरी एज में कि जो बच्चियां होती हैं उनको फादर से ज्यादा प्रेम होता है और जो बच्चे होते हैं उनको जो है मदर से ज्यादा प्रेम होता है। ये चीज क्या है? यहाँ पर भी विषम लिंगी आकर्षण है और विषम लिंगी आकर्षण यहाँ पर किशोरावस्था में स्पेसिफिक दिख रहा है। यानी यहाँ पर जो है विषम लिंगी आकर्षण जो है एकदम क्लियर रूप में दिख रहा है। लेकिन जो शैशवावस्था है यहाँ पर भी विषम लिंगी आकर्षण है, लेकिन इस यहाँ पर जो विषम लिंगी आकर्षण है वो किस रूप में कार्य कर रहा है? ये यहाँ पर इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथियों के रूप में दिखाई पड़ रहा है। इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथियां यानी जो है, अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कैसे ड्राइव होता है, कैसे पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रा से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि जो है एक बच्ची है और वो अपने फादर से ही हर चीज मंगाती है या फादर से ही हर चीज डिस्कस कर रही है, पूछ रही, तो ये क्या है? इसका मतलब है कि लड़कियों में जो है इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। और
इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण यानी विषम लिंगी आकर्षण होने के कारण यहाँ पर सहस्त्रावस्था में वो चीज इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथियां काम कर रही है। उसके बाद यानी जो है किशोरावस्था में, तो किशोरावस्था में जो है यहाँ पर विषम लिंगी आकर्षण, तो यहाँ पर बच्ची और बच्चे में हो जाता है विषम लिंगी आकर्षण। तो ये इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथि किसमें पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप ये जान गए, यानी ये है लड़कों में ओडिपस ग्रंथि और ये है लड़कियों में ठीक है। इसके बाद और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे किशोरावस्था से ठीक है, विषम लिंगी आकर्षण हो गया और संघर्ष और तूफानों का काल हो गया हल के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा जैसे ब्यूटी एज किसको कहते हैं, किशोरावस्था को ब्यूटी एज कहा जाता है। सुंदरता का काल किसको कहेंगे, ब्यूटी एज जो है वो किशोरावस्था को कहते हैं। इसके अलावा और क्या कहता है, तो ब्यूटी एज हो गया। इसके अलावा टीन एज। अब टीन एज यानी जो है 12 से 18, यहाँ पर 13, 14 जो है 15, 16, 18, तो ये चीजें क्या है, टीन यानी लास्ट में क्या लगा टीन, तो टीन एज क्या है, किशोरावस्था को टीन एज के नाम से जाना जाता है। टीन एज, ब्यूटी एज, संघर्ष और तूफानों का काल। और अब यहीं पर बात आती है, अगर किशोरावस्था में संघर्ष और तूफानों के काल में यहाँ पर राइटर के नाम कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो राइटर के नाम यहाँ पर यानी संघर्ष और तूफानों का काल। इसके अलावा जैसे कि कहा जाए कि जो है किशोरावस्था अगर आदर्श चिंतात्मक का काल कहा जाए, यानी किशोरावस्था को अगर आदर्श या चिंतात्मक काल कहा जाए, आदर्श काल अगर कहा जाए, तो किशोरावस्था को आदर्श काल किसने कहा है, किशोरावस्था को, यानी अगर कहा जाए किशोरावस्था आदर्श काल ना कह करके यहाँ पर कहें मित्रता का काल या फिर प्रेम का काल, प्रेम और मित्रता का काल जो है, आप सेंटेंस इसको को रिलेट कर लीजिएगा। अगर जो एग्जैक्ट जो है वर्डिंग ऐसी मिल सकती है या फिर दूसरा इसमें थोड़ा संशोधन के साथ, तो यहाँ पर प्रेम और एक तरह से कहते प्रेम और जो है लगाव, प्रेम का काल या मिथ्या जो है प्रेम का काल, ये किसने कहा है, आदर्श काल या प्रेम का काल, ये जो है ये किसने, किशोरावस्था को आदर्श का काल, प्रेम का काल, ये किसने कहा, वेलेंटाइन। इजिली कनेक्ट कर पा रहे होंगे, किशोरावस्था को वेलेंटाइन ने क्या कहा, प्रेम और आदर्श काल या मित्रता का काल जो है वो किसने कहा, वेलेंटाइन ने कहा। ठीक है, तो यहाँ से दो स्टेटमेंट किशोरावस्था से दो स्टेटमेंट कौन से, हॉल का स्टेटमेंट और इसके अलावा जो है प्रेम आदर्श काल का काल जो है वो वेलेंटाइन ने कहा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था की। तो नेक्स्ट बात करते हैं लोग प्रौढ़ावस्था। अब प्रौढ़ावस्था जो है वो 19 से 60 इयर्स की जो है वो प्रौढ़ावस्था है, यानी अब इस एज ग्रुप में बच्चा यानी प्रौढ़ावस्था में जो है अब यहाँ पे सेल्फ जो है अपने आप को कोशिश करेगा कि वो किसी बेस यानी उसको नौकरी मिल जाए या सेल्फ के लिए यानी अपने सेल्फ मदद करना चाहेगा, तो प्रौढ़ावस्था में 19 से 60 इयर्स में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको कुछ ज्यादा क्वेश्चन मिलते नहीं है, बस ये डिवीजन है प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। वृद्धावस्था क्या है, 60 इयर्स और 60 इयर्स से मृत्यु पर्यंत ये वृद्धावस्था जाती है। ठीक है, अब ये तो था एज का डिवीजन और एज से कैसे कैसे कौन से राइटर जुड़े हुए हैं, उनसे कौन कौन से स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है, उनसे क्या कनेक्टिविटी है, उसके बारे में डिस्कस किया। अब बात आती है कि आप सीडीपी में सीटेड में कौन कौन से राइटर के बारे में पढ़ने वाले हैं ज्यादा से ज्यादा। तो जैसे आपने कई सारे राइटर्स यहाँ पे देख लिए अभी जो है इन्हीं टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपने एरिक्सन का नाम सुना, आपने सिगमंड फ्राइड का नाम सुना, और इसके अलावा जो है मैंने कई राइटर किशोरावस्था का काल जैसे हॉल में बताया, और इसके अलावा आपने देखा ही है ये सेशन की जो है आपने कई सारी चीजें डिस्कस की। और इसके बाद बात आती है अब नेक्स्ट कि इसमें राइटर कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनसे क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, और एक बार वीडियो को पॉज करके आप शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें कनेक्ट हो, जुड़े इस जो है सिलेबस से, तो बेनिफिट हो ज्यादा से ज्यादा बच्चों का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
राइटर के अनुसार, यानी आपको सीडीपी में कौन कौन से राइटर देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया, ईद, ईगो, सुपर ईगो, क्वेश्चन बनता ही बनता है इनसे। और उसके अलावा चेतन, अर्धचेतन, सिगमंड फ्राइड की जो अवस्थाएं हैं। और इसके अलावा बात करते हैं अधिगम के कुछ राइटर की, पहले बात कर लेते हैं। और जीन पियाजे तो काफी विस्तारित है और उसको पढ़ने के लिए यानी पढ़ाने के लिए भी 2 घंटे जो है कम पड़ जाए, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम लोग शॉर्ट में कवर कर रहे हैं, पूरी जो है सीडीपी यानी पूरा माइंड मेकअप कर रहे हैं, तो यहाँ पर पूरा हम लोग ओवरव्यू वैसे ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट राइटर की, और राइटर में बात कर लेते हैं अधिगम के कुछ राइटर, यानी अधिगम से रिलेटेड। अधिगम वर्ड आप पहचानते होंगे, अधिगम मतलब सीखना या सिखाना, जिसके अंतर्गत आता है, तो उसको कहते हैं अधिगम। ठीक है, अधिगम के 6 प्रमुख राइटर हैं, 6 प्रमुख राइटर, उनमें से कुछ की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है थॉर्नडाइक की बात कर लेते हैं। थॉर्नडाइक, ठीक है। तो जो थॉर्नडाइक हैं, थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? सबसे पहली चीज यानी बिल्ली पर प्रयोग किया, बिल्ली पर प्रयोग किया। ठीक है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए हैं? तो इनके अनुसार थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए। कौन कौन से? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। यानी पहला अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और फिर प्रभाव का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर आप बात करेंगे यानी अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। तो जैसे अगर बात की जाए आपसे कि आप कोई चीज पढ़ते हैं या फिर कोई चीज अगर आपने किसी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं मैथ का मान लिया, और उसमें आप कोई लॉजिक लगाते हैं और वो लॉजिक से आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अगर वही लॉजिक आपने कई बार लगाया, यानी उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए वहां पर आपने यही लॉजिक जो है अप्लाई किया और उसी लॉजिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो ये क्या हो गया? जब एक ही चीज बार बार सिद्ध हो जाए और सही सिद्ध हो जाए तो वो चीज क्या बन जाती है? वो चीज सिद्धांत बन जाती है। यानी अगर कोई चीज बार बार की जाए और वो बार बार सही हो रही है आपका लॉजिक, तो वो एक फिर सिद्धांत बन जाएगा, एक नियम बन जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन के लिए यही मेथड सही होता है। ठीक है, और मेथड से ध्यान आया कि यहाँ पर आपको जो है पेपर डिस्कस करने के लिए आपको कहीं अलग नहीं जाना पड़ेगा और पूरा पेपर जो है वो मेरे द्वारा सॉल्व कराया जाएगा। तो 120 नंबर का जैसे मैंने बताया, और संचलन जो है वो एक साथ किसी दिन जो है उसमें 2-3 सेट वगैरह कवर कर लिए जाएंगे, और क्या माइंड मेकअप चलेगा उसको सॉल्व आउट करते समय तो वो डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं थॉर्नडाइक, कितने नियम दिए थॉर्नडाइक ने? तो 3 नियम दिए हैं। 3 नियम, कौन कौन से नियम दिए हैं? तो 3 नियम कौन कौन से हैं? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। इनके अनुसार जो है बिल्ली को खाना दिया जा रहा है और बिल्ली यानी बार बार जो है वो रिंग जो है यानी घंटी बजाई जा रही है, और यानी उस समय यानी दरवाजा नहीं खुलता है भोजन पाने के लिए, और बिल्ली उछल कूद करती है और randomly जो है उसका पैर जो है उस जो है बटन पर प्रेस हो जाता है, जिससे दरवाजा क्या हो जाता है? खुल जाता है। स्टोरी तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर यानी बिल्ली के बारे में किसने रिसर्च करी है? थॉर्नडाइक ने। और इन्होंने क्या कहा कि पहले जो है यानी अभ्यास, तत्परता और प्रभाव। तत्परता यानी अगर कहा जाए कि जैसे एसआर थ्योरी यानी स्टिमुलेटेड रिस्पॉन्स, एसआर भी है किसकी थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक की। स्टिमुलेटेड रिस्पॉन्स यानी उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। और एसआर थ्योरी जो है स्टिमुलेटेड रिस्पॉन्स, स्टिमुलेटेड मतलब अगर यानी कहीं पर भी जो है स्टिमुलर यानी जो है पहले कुछ ना कुछ आपको दिखना चाहिए, गोल या आपको उद्दीपन कुछ ना कुछ दिखना चाहिए, तब आप फिर उसके बाद उसके प्रति प्रतिक्रिया होगी। पहले उद्दीपन होगा। इसका भी एग्जाम्पल जैसे कोई बच्चा है, उसके सामने आपने क्या किया? तो छोटा बच्चा है और आपने क्या किया? टॉर्च जला दी। अब टॉर्च जला दी, उसको पहले ये उजाला दिख रहा, उजाला क्या है? उद्दीपन है, और वो उस उजाले की ओर आगे बढ़ रहा उसको पाने के लिए, तो ये क्या है? प्रतिक्रिया, यानी उद्दीपन के प्रति उसके अंदर प्रतिक्रिया जगी। उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? यानी यहाँ पर जो 3 नियम, अभ्यास का नियम, और कोई भी चीज अभ्यास करते करते यानी बिल्ली अगर रोज यानी 2-3 बार तो उछलने से उसके दरवाजा खुल गया,
उसके बाद वो अब जानने लगी कि यानी ये जो कुछ यहाँ पे है जो बार बार यानी वो प्रेस हो जाता और दरवाजा खुल जाता। बाद में कुछ दिनों बाद उसे पता चल गया कि जो है यही बटन दबा दी जाए तो जिससे दरवाजा खुलना। ये क्या हुआ, करते करते उसे अभ्यास हो गया। तो ये हुआ अभ्यास का नियम। उसके बाद प्रभाव का नियम। प्रभाव यानी इफेक्ट क्या पड़ रहा है, जो उसको प्रभाव पड़ रहा है कि उसको दरवाजा खुलने के बाद उसे खाना मिलना और उसकी भूख जो है वो शांत हो रही है, प्रभाव का नियम। तत्परता, तत्परता यानी भोजन देख रहा है, भोजन बाहर रखा और भोजन को पाने के लिए उसके अंदर जो तत्परता है वो एक चीज जो है वो तत्परता। यानी सबसे पहले एज एग्जाम्पल कि कोई चीज आपको दिखती है, सबसे पहले आप तत्पर होंगे, तत्पर होंगे, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ जो है अभ्यास करेंगे। अभ्यास यानी तत्परता के लिए पहले आप कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देंगे और रिस्पॉन्स के बाद यानी धीरे धीरे वो चीज आपके अभ्यास में आ जाएगी और अभ्यास के बाद जो है वो प्रभाव में आ जाएगी, प्रभाव उसका कुछ पड़ेगा। तो यानी तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और उसके बाद वो अभ्यास में आ जाएगी। ठीक है, ये है थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया, बिल्ली पर प्रयोग किया, उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत थार्नडाइक। और इसके अलावा जो भी जो है क्वेश्चन मिलते जाते हैं, जैसे क्वेश्चन मिलता जाता है कि अगर एक बच्चा जो है, एक बच्चा ने एक जो है कुत्ते को क्या किया, डंडे से मार दिया। अब वो बच्चा जो है उस यानी वो जो डॉग है वो जैसे ही उस बच्चे को देखता वो तुरंत भाग जाता। इस तरह के कुछ क्वेश्चन बनते रहते हैं कि या फिर ऐसे क्वेश्चन बनता रहता है जैसे बिजली कड़कती है और बिजली कड़कने के बाद यानी एक बार बिजली कड़की और बच्चा क्या हुआ, वो डर के पीछे क्या हुआ, उछल गया। अब दूसरी बार फिर बिजली कड़की, फिर बच्चा उछल गया। ये चीजें क्या है, तो ये चीजें सारी जो है वो अधिगम से रिलेटेड निकल के आती हैं कि कहाँ पर जीव ब्याजे। तो जैसा जैसा स्टेटमेंट मिलेगा मैं वैसे वैसे वहां पर जो है क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कराऊंगी तो वैसे वहां पर किस चीज का यूज हो रहा है कैसे, तो वो चीज वहां पे बहुत अच्छे से आप कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, ये थार्नडाइक का नियम हो गया। कहाँ के थे, अमेरिका के, यानी थार्नडाइक जो है वो कहाँ से रिलेटेड है, तो अमेरिका। ठीक है, इसके बाद जस्ट बात करते हैं, ये तो थार्नडाइक हो गया। उसके बाद पावलोव की बात कर ली जाए। पावलोव ने किस पे प्रयोग किया, तो कुत्ते पर प्रयोग किया। थार्नडाइक के बाद नेक्स्ट बात की जाए जो है पावलोव की। कई सारे क्वेश्चन अगर मैं जो है अगर एक एक राइटर के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करने को होता है और यहाँ पे हम लोग ब्रीफ में सीख रहे हैं अभी, तो यानी पूरा आपको कनेक्ट करना है कि इसमें सीडीपी में आप क्या क्या नाम लेने वाले हैं, क्या क्या आपको दिखने वाले हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग यानी ये तो हुआ थार्नडाइक। उसके बाद पावलोव की बात करते हैं। पावलोव किस पर प्रयोग किया, कुत्ते पर प्रयोग किया। किस पर, कुत्ते पर प्रयोग किया। सेम फीचर सेम थियरी यहाँ पे भी, इन्होंने भी क्या है, तो यानी यहाँ पे भी भोजन के लिए जो कुत्ता है वो लार टपका रहा है और लार टपकना जो है, तो पावलोव के नियम को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। पावलोव के नियम को क्या कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, सिद्धांत। ठीक है, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसको कहते हैं, पावलोव को। और पावलोव ने किस पर प्रयोग किया, तो कुत्ते पर प्रयोग किया। और पावलोव का जो नियम है, अगर आप यहाँ पर जस्ट आप देखेंगे तो हर जगह कोई भी नियम इसका अगर चेंज करके दिया जाएगा तो वहां पर अनुबंधन वर्ड जरूर मिलेगा आपको, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत चेंजमेंट करके आपको दे देगा। ठीक है, तो किस पर प्रयोग किया, कुत्ते पर प्रयोग किया। उसके बाद दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाचन क्रिया के लिए, पाचन क्रिया के लिए, क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला, पाचन क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार किसको मिला, पाचन क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो भी पावलोव को मिला। ठीक है, और इन्होंने भी यानी सेम इनका फीचर और यहाँ पर अनुबंधन कार्य करेगा, एक दूसरे से को रिलेटेड थ्योरी जो है वो जो है तो किस पर कार्य करेगा, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत वो पावलोव का। यहाँ पर दो चीजें आपको मैं यहाँ पर राइटर लिख दूं कि यहाँ पर बिल्कुल आप कंफ्यूज मत हो कि एसआर थियरी जैसे मैंने बताया, एसआर थियरी आपने अगर थार्नडाइक में देखी, थार्नडाइक में, तो इसके अलावा एसआर के बाद अगर एसओआर कह दिया जाए, एसओआर तो एस स्टिमुलेटेड ऑफ रिस्पांस जो है यानी ओ जो है यहाँ बीच में ओ आ जाए तो ओ जो है ये वुडवर्थ का है, वुडवर्थ का है। ठीक है, उसके बाद अगर आरआर कह दें या आरएस कह दें तो ये चीज जो है आरएस स्किनर, स्किनर। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि पाचन क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला, पावलोव को। किस पर प्रयोग किया, कुत्ते पर। कहाँ से संबंधित है पावलोव, तो रूस,
पावलोव कहाँ कहते हैं, रूस। ठीक है, इसके अलावा और भी कई क्वेश्चन जो बनते रहते हैं या फिर कहते हैं कि जो है शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को, यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या कनेक्टिविटी का जो है, ठीक है, पावलोव। इसके अलावा जो क्वेश्चन मिलते जाएंगे उस बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं पावलोव के बाद जो है नाम ले अधिगम में, तो स्किनर का नाम लेते हैं। स्किनर, स्किनर का नाम हम लोग लेते हैं। किसका प्रयोग किया किस पर, तो क्रिया प्रसूत अधिगम, अधिगम का सिद्धांत जो है क्रिया प्रसूत नैमित्तिक अन्वय या क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया, क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत जो है किसने दिया, तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जो है वो स्किनर ने दिया। किस पर प्रयोग किया स्किनर ने, तो चूहे पर प्रयोग किया, चूहे पर। दूसरा प्रयोग जो है वो किस पर किया, तो कबूतर पर किया, कबूतर पर। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसका है, स्किनर। आरएस सीरी स्किनर, चूहे पर जो है सिद्धांत जो है, चूहे जो है इन्होंने किस पर प्रयोग किया, तो चूहे पर। इसके अलावा नेक्स्ट जो है इन्होंने दूसरा जो प्रयोग किस पर किया, कबूतर पर किया। किसने किया, जो है स्किनर ने किया। और स्किनर जो है वो पुनर्वलन पर जो जोर देता है, यानी पुनर्वलन का सिद्धांत जो है कहीं हल मिलता है। और पुनर्वलन पर जो जोर दिया है, जोर किसने दिया है, तो स्किनर ने दिया है। अगर कहते हैं पुनर्वलन पर जो जोर दिया है, अब पुनर्वलन वर्ड क्या होता है, पुनर्वलन पर जोर दिया है किसने, स्किनर ने। ठीक है, पुनर्वलन क्या होता है, पुनर्वलन भी सकारात्मक पुनर्वलन और नकारात्मक पुनर्वलन होता है। अब सकारात्मक पुनर्वलन जो होता है जैसे कि यानी पुनः धन वलन, तो यहाँ पर क्या होगा, दोबारा यानी कोई बच्चा जो है, अगर ये भी जो है कई फॉर्मेट में होता है, जो है बोल कर भी आप किसी को जो है अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यानी पुनर्वलन में बच्चे को क्या किया जाएगा, यानी जो है मोटिवेट कर दिया जाएगा या फिर प्रशंसा कर दी जाए, तो वो वहां पर दोबारा वो क्या होगा, पुनः वलित हो जाएगा और वो उसी उत्तेजना के साथ या उससे और जोर के साथ काम करने लगा। मान लिया कि कोई बच्चे ने क्या किया, 70% मार्क्स जो है वो गेन कर लिए और उस पर आपने क्या किया, उसकी प्रशंसा करी कि इससे ज्यादा और मेहनत करना और मार्क्स लाना। ये क्या हो गया, ये उसको सकारात्मक पुनर्वलन मिला और उसने अगली बार और मेहनत करी। तो ये पुनर्वलन जो है, पुनर्वलन को जोड़ देते हैं स्किनर। ठीक है, किस पर प्रयोग किया, चूहे पर। और उसके बाद बात करते हैं स्किनर के बाद, तो स्किनर भी कहाँ से संबंधित है, तो स्किनर भी है अमेरिका के। नेक्स्ट बात की जाती है और चूहे पर और दूसरा प्रयोग है कबूतर पर, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। इसके अलावा कई बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे किसी के जैसे नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत है और जो भी नाम मिलते जाएंगे या क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करते समय उस समय हम लोग डिस्कस कर दिया करेंगे। तो यहाँ पर स्किनर की बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी आपने 3 राइटर अधिगम के अभी देखे, थार्नडाइक, पावलोव और स्किनर। नेक्स्ट बात करते हैं कोहलर की। कोहलर, कोहलर किस पर प्रयोग किया, वन मानुष पर। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया, वन मानुष, चिंपैंजी बंदर, वन मानुष पर। ठीक है, अब वन मानुष यानी जो कोहलर है, यहाँ पर सूझ और अंतर्दश का सिद्धांत किसने दिया, तो सूझ और अंतर्दश का सिद्धांत अगर आपसे क्वेश्चन आता है, सूझ और अंतर्दश का सिद्धांत, सूझ और अंतर्दृश्य, सूझ और अंतर्दृश्य का सिद्धांत। तो सूझ और अंतर्दृश्य किसने दिखाई है, यानी सूझ कहाँ पर जो है, यहाँ पर जो वनमानुष बंदर होता है, चिंपैंजी बंदर होता है, नाम क्या होता है, तो नाम होता है सुल्तान। बंदर का क्या नाम था, सुल्तान। ठीक है, तो जो वनमानुष यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर इसको मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सूझ और अंतर्दृश्य का सिद्धांत, तो सूझ और अंतर्दृश्य का सिद्धांत किसने दिया है, तो सूझ और अंतर्दृश्य के लिए अगर आपके पास गेस्टाल्टवादी आता है सर, गेस्टाल्टवादी, तो गेस्टाल्टवादी सही हो जाता है। और उसके बाद अगर आपसे गेस्टाल्टवादी में मैक्सिमम जो है 3 राइटर्स के नाम आते हैं। गेस्टाल्टवादी किनको कहा जाता है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि गेस्टाल्टवादी में कौन कौन से राइटर्स हैं वो सम्मिलित हैं। तो जो गेस्टाल्टवादी हैं उनमें कौन से राइटर हैं, तो गेस्टाल्टवादी में वर्दिमर, कोहलर, कोफका, वर्दिमर, कोहलर, कोफका। ठीक है, तो वर्दिमर, कोहलर, कोफका जो है वो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक है।
सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यहाँ पर अगर आपके पास ऑप्शन आता सूझ का सिद्धांत, कोहलर के बारे में जाएगा, कोहलर के लिए। लेकिन अगर सूझ के सिद्धांत के लिए गेस्टाल्टवादी आते तो गेस्टाल्टवादी भी आंसर सही है। गेस्टाल्टवादी में किन किन राइटर का समावेशन है, कौन कौन से राइटर आते हैं, तो वर्दिमर, कोहलर, कोफका। इसके बाद यानी कोहलर ने किस पर प्रयोग किया, वनमानुस। और वनमानुस जो है उस बंदर का नाम क्या था, चिंपैंजी का, सुल्तान। और इनके बारे में स्टोरी क्या है, इनके बारे में स्टोरी कि एक कमरा है और उस कमरे में उन्होंने कुछ बनाने जो है उन्होंने लटका लिए। और जो चिंपैंजी है, जो कि बुद्धिमान बंदरों में जो है सबसे बुद्धिमान जो है वो चिंपैंजी माना जाता है, तो चिंपैंजी जो है वो उन बनानास को पा नहीं पा रहा है, तो इसके लिए वो क्या करता है, डिब्बे रखता है और उन डिब्बों पर चढ़कर पाने की कोशिश करता है, फिर भी नहीं पा पाता है, तो वो फिर से दिमाग लगाता है और एक छड़ी यानी डिब्बे के ऊपर एक छड़ी, और उस छड़ी से उस जो है बनाने को पाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर सूझ लगा रहा, उसका माइंड जो है वो सोच कर कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर सूझ और अंतर्दृष्टि के लिए गेस्टाल्टवादी राइटर हैं और उनमें 3 राइटर्स के नाम आते हैं, वर्दिमर, कोहलर, कोफका। ठीक है, नेक्स्ट राइटर की अगर अधिगम में बात करें तो आपने देख लिया थार्नडाइक, स्किनर और थार्नडाइक, स्किनर, कोहलर, और उसके बाद आपने देखा पाउलम। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हमने देख लिए, इसके अलावा कुछ बोल दिए जाते हैं जैसे हल का सिद्धांत, तो पुनर्मिलन का सिद्धांत हल है, सबलीकरण का सिद्धांत, अगर कह दिया जाए सबलीकरण का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, तो सबलीकरण का सिद्धांत किसका है, ये भी हल का है, हल का है। इसके अलावा जो है पुनर्मनन भी हल में आता है। और राइटर की अगर बात की जाए तो राइटर में तो कई सारे नाम, जैसे कि चोम्स्की का नाम बहुत आएगा, तो इसलिए यहाँ पर मैं डिस्कस कर दूं कि कहीं भाषा विकास दिखे, भाषा विकास दिखे तो आपको क्या है, भाषा विकास के जनक कौन है, चोम्स्की। और भाषा विकास के जनक जो चोम्स्की हैं, तो इन्होंने क्या कहा भाषा विकास में, तो इन्होंने कहा कि जो है जो भाषा है, जो बच्चा जन्म से है, वो बच्चा जन्म से व्याकरण के साथ उत्पन्न होता है। यानी अगर इनका स्टेटमेंट लें तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो बच्चा है, बच्चा जन्म से व्याकरण के साथ उत्पन्न होता है या पैदा होता है। इन्होंने क्या कहा, यानी इन्होंने कहा कि जो बच्चा है वो जन्म से व्याकरण जो है लेकर पैदा होता है या जन्म से व्याकरण के साथ पैदा होता है। कैसे, प्रूफ कैसे किया, तो प्रूफ इन्होंने कहा, इन्होंने एज एग्जांपल इन्होंने प्रूफ कैसे किया, तो इन्होंने कहा कोई बच्चा जो है, छोटा बच्चा, वो अगर उसको अपने फादर से जो चॉकलेट मंगानी है, अब चॉकलेट मंगानी तो ये नहीं कहेगा है चॉकलेट फादर, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा कि मुझे क्या है, मुझे एक चॉकलेट चाहिए, या फिर मुझे चॉकलेट ला दो या मुझे चॉकलेट दे दो। तो क्योंकि यहाँ पर व्याकरण जरूर लगेगी, व्याकरण मतलब यहाँ पर संज्ञा की जगह आ रहा है, और उसके बाद यानी अगर कहते सब्जेक्ट की जगह रह रहा है, उसके बाद अगर प्रेडिकेट है तो प्रेडिकेट वो भी क्रम से प्रेडिकेट ही रह रहा है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्रम से लग रहा है। यानी यहाँ पर अगर व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम या फिर क्रिया जो है, क्रिया बाद में लग रही है, और उसके बाद यहाँ पर सेंटेंस जो है स्टार्टिंग वो संज्ञा से करना, यानी उसको कहीं ना कहीं व्याकरण का ज्ञान है। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने भाषा विकास के जनक जो चोम्स्की हैं, और हर जगह राइटर में यानी सीडीपी में मिलने ही मिलने आपको चोम्स्की नाम, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, जो बच्चा है वो जन्म से व्याकरण के साथ पैदा हो रहा, वो कोई भी सेंटेंस बोल रहा, वो टूटा फूटा भी बोले लेकिन वो सही सेंटेंस बोलता है, वो कहीं नहीं कहता कि चाहिए चॉकलेट एक मुझे, या वो हमेशा यही बोलेगा मुझे एक चॉकलेट चाहिए या मुझे चॉकलेट ला दो, उसका सेंटेंस सही होता है, क्रम सही होता है। तो ये चीज है कि बच्चा व्याकरण जो है व्याकरण के साथ पैदा होता है, किसने कहा, चोम्स्की है, भाषा विकास के जनक। ठीक है, और अन्य राइटर जो है, अन्य राइटर में जैसे सिगमंड फ्रायड, और सिगमंड फ्रायड से इद ईगो सुपर ईगो के क्वेश्चन बनते हैं, इदम अहम पराहम, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। इसके अलावा सिगमंड फ्रायड से जो है सिगमंड फ्रायड, ठीक है, मनोलैंगिक विकास के जनक कौन है, सिगमंड फ्रायड, मनोलैंगिक विकास के जनक कौन है, सिगमंड फ्रायड। इसके अलावा जैसे सिगमंड फ्रायड हो गए मनोलैंगिक विकास, और संज्ञानवाद के जनक जो है, तो संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट,
संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन है? जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास की जनक कौन है? जीन पियाजे। इसके अलावा जीन पियाजे बहुत विस्तारित है, अभी हम लोग बस कुछ ही समय बाद जीन पियाजे पढ़ने वाले हैं। तो यानी संज्ञानात्मक विकास जो है वो जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास पर जोर किसने दिया है? तो जेरोम ब्रूनर। संज्ञानात्मक विकास पर जोर दिया है, विकास पर जोर किसने दिया है? तो जोर दिया है तो ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर। इसके अलावा और कई राइटर हैं, जैसे अरस्तु ने बहुत अच्छी बात कही है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास जो है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ये किसने कही है? तो ये बात जो है वो अरस्तु ने कही है। और इसके साथ साथ यानी अरस्तु राइटर इस तरह से आ जाते हैं। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आगमनात्मक विचार और निगमनात्मक, यानी यहीं पर मैं डिस्कस कर दूं। यहाँ के बाद यानी यहाँ पर आप देखेंगे आगमनात्मक या निगमनात्मक के जनक कौन है? के जनक, तो आगमनात्मक और निगमनात्मक के जनक जो है वो भी कौन है? अरस्तु है इनके जनक। और ये होता क्या है? आगमनात्मक और निगमनात्मक। तो आगमनात्मक में बच्चा जो है वो उदाहरण से नियम की ओर जाता है। आगमन में क्या है? बच्चा जो है उदाहरण से नियम की ओर सीखता है। ठीक है, कहाँ पर यूज किया जाता है आगमनात्मक का? तो आगमनात्मक में अगर जो बच्चा है, यहाँ पर आपको ये भी बात याद रखने वाली है कि जब भी आप सीटेट का एग्जाम जो है 6 to 8 वाला सॉल्व करें, जूनियर वाला एग्जाम दें, तो आपका माइंड मेकअप जूनियर के बच्चों को ध्यान में माइंड में रख के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अगर आप जो है प्राइमरी वाला जो है 1 to 5 वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो आप जो है सोचेंगे कैसे? तो आपको वहां पर 1 to 5 वाले बच्चों को ध्यान में रखकर सोचना होगा। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है आगमनात्मक और निगमनात्मक के जनक, तो आगमनात्मक क्या होता है? आगमनात्मक मतलब उदाहरण से नियम की ओर जाना, उदाहरण से नियम की ओर जाना। तो उदाहरण से नियम की ओर जाना, तो जो छोटे बच्चे होते हैं जीरो यानी यहाँ पर शिशुअवस्था वाला बच्चा, जो बाल्यावस्था वाला, तो यहाँ पर बच्चों को एज एग्जाम्पल पहले एग्जाम्पल से सिखाया जाता है, तब उसको नियम की ओर दे जाएंगे। एग्जाम्पल से जैसे अब उसको पेड़ के बारे में बताना है, या फिर उसको अगर मान लिया उसको तने के बारे में अध्ययन कराना है, पत्ती के बारे में अध्ययन कराना है, तो सबसे पहले उससे ये एग्जाम्पल एज अ थ्रू पूछेंगे कि वो पेड़ जानता है कि नहीं, पेड़ के बारे में क्या जानता है, कैसा दिखता है। तो एज अ पहले उदाहरण देंगे उसको किसी चीज का। अगर उदाहरण में वो कनेक्ट करे कि उसने किस चीज का जो है पेड़ देखा है, तो उदाहरण से फिर नियम की ओर जाएंगे। अब हमको कॉन्सेप्ट क्या सिखाना है कि उसको हमको जो फीचर्स बताने हैं पेड़ के बारे में, तना, शाखाएं, या फिर जो है क्राइटेरिया बताना है कि कितने से कितने जो है इसमें किसको क्या कहते हैं, किस पार्ट को। तो ये उदाहरण से नियम की ओर जाना वो आगमनात्मक में है। ठीक है, तो यानी जो छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा जो है किस बेसिस पे दी जाती है? आगमनात्मक सिद्धांत को अपना करके। निगमनात्मक में क्या होता है? निगमनात्मक में यहाँ पर जो है सूत्र से यानी एक तरह से कहते हैं नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। ये क्या है? ये निगमनात्मक है, निगमन है। अब निगमन कैसे? तो निगमनात्मक में नियम यानी अगर आपको पता है कि a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये जो नियम है सूत्र दे दिया गया। अब सूत्र से कई सारी जो है क्वेश्चन और जो है बनाए गए, तो इससे क्या है कि नियम से हमने कई सारे एग्जांपल और सॉल्व किए और वो चीज यहाँ पर अप्लाई करी। तो नियम से उदाहरण जो है वो निगमनात्मक है, और आगमनात्मक जो है वो उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे। ठीक है, तो आगमनात्मक और निगमनात्मक के जनक कौन है? अरस्तु है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि इसके बाद और कौन से जैसे इम्पोर्टेंट, तो मनोसामाजिक विकास कौन है? इरिक्सन। अगर राइटर में ही देखा जाए तो मनोसामाजिक विकास के जनक कौन है? इरिक्सन। यहाँ पर मैं इधर इरेज कर दूं ये चीज। मनोसामाजिक विकास, मनोसामाजिक विकास के जनक कौन है? इरिक्सन। मनोसामाजिक विकास इरिक्सन।
इसके अलावा जो है, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वाइगोस्की हो जाते हैं। और वाइगोस्की बात करते हैं कि बच्चा जो है वो समाज से सीखता है, समाज और संस्कृति से सीखता है कौन, वाइगोस्की बताते हैं। तो जीन पियाजे, वाइगोस्की काफी ब्रॉड है और काफी कुछ इनके बारे में सीखना है हम लोगों को। आइए डिस्कस करते हैं बहुत जो है इसके बारे में, यानी जीन पियाजे के बारे में। 4 स्टेजेस कौन कौन सी दी हैं, वाइगोस्की का सिद्धांत जीन पियाजे से कैसे डिफर है, कैसे अलग होता है, उसके बारे में बात करते हैं। और काफी कुछ ये आपको ओवरव्यू यानी सीडीपी का पूरा ओवरव्यू, किन किन राइटर से आपको परिचित होना है, जब जैसा क्वेश्चन आएगा वहां पर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे इस चीज से क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा वो चीज डिस्कस की जाएगी। और आप ज्यादा से ज्यादा इस जो है जो बैच है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, शेयर करना। तो बात करते हैं यहाँ पर हम लोग जीन पियाजे की। ठीक है, नेक्स्ट राइटर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीन पियाजे। ठीक है, तो जीन पियाजे ने मूलतः 4 प्रकार की स्टेजेस में बच्चे का जो विकास है वो 4 प्रकार की स्टेजेस में बांटा है। जीन पियाजे ने 4 प्रकार की स्टेजेस में बांटा है। सबसे पहले जीन पियाजे, और इन्होंने जो बच्चे का विकास है उसको 4 स्टेजेस में बांटा है। कौन कौन सी 4 स्टेजेस, 4 स्टेजेस इन्होंने 0 से 2 वर्ष, 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, फिर उसके बाद 7 से 11 वर्ष, फिर 11 वर्ष से अबव। ठीक है, जो 0 से 2 साल का बच्चा है उसको क्या कह रहे हैं, इंद्रिय गामक अवस्था। इस स्टेज को क्या कहा जा रहा है, इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था। उसके बाद जो 2 से 7 ईयर्स का जो बच्चा है इसकी स्टेज को क्या कहा जा रहा है, 2 से 7, तो इंद्रिय गामक अवस्था। इसके बाद इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बाद जो 7 से 11 जो है टाइम पीरियड है, 7 से 11 वर्ष वाला, इसको कहते हैं स्थूल संक्रियात्मक, ठोस, यानी अगर आ जाए ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ऑब्लिक स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, अवस्था। ये कौन सा बच्चा है, तो ठोस स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल का जो बच्चा है। 11 वर्ष से ऊपर वाला जो बच्चा है इसे कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कंफ्यूज मत होइएगा कि औपचारिक या अनौपचारिक, तो यहाँ पर आप देखेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या है, 11 वर्ष से अब बच्चा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है, औपचारिक और अनौपचारिक में डिफरेंस। औपचारिक होता है कि आप कोई भी चीज सीखते हैं किसी निश्चित समय, किसी निश्चित दिन और किसी निश्चित समय के लिए वो चीज सीखी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप अध्ययन करते हैं, यानी अगर जो है 6 to 8 वाले लेवल में अगर क्वेश्चन आया कि जो बच्चा है वो सबसे ज्यादा जो है वो कब सीखता है, यानी कहाँ से सीखता है, तो जो सबसे ज्यादा बच्चा है वो स्कूल से सीख रहा है, स्कूल से, अपने आसपास के समाज से सीख रहा है। उस यानी औपचारिक जो है, औपचारिक ज्ञान वो कहाँ से प्राप्त कर रहा है, वो स्कूल से ही प्राप्त कर रहा है। उसके बाद अगर बात की जाती है कि जो बच्चा है यानी उसका विकास प्रारंभ कहाँ से होता है, तो वो घर से या परिवार से प्रारंभ होता है। दूसरी चीज यहाँ पर डिस्कस की जा रही है कि औपचारिक और अनौपचारिक में डिफरेंस क्या होता है, यानी औपचारिक और अनौपचारिक में डिफरेंस क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। तो जो औपचारिक है, औपचारिक में क्या है, स्कूल या क्लास में बैठा हुआ बच्चा, वहां पर अनुशासन होगा। औपचारिकता में क्या होगा, अनुशासन में बंधा हुआ होगा, अनुशासनात्मक होगा, और निश्चित समय होगा, तो यानी अनुशासन, निश्चित समय, निश्चित टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है, यानी आपको पता है कि 0 यानी 7 से 2 क्लास चलती है, 7 से 2 क्लासेस खुलती हैं, तो वो एक निश्चित समय है, उसी समय के दौरान आप वहां से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। वहां पर किस वे में जाना है, अनुशासन है, प्रॉपर ड्रेस में जाना है, ये क्या है, अनुशासन है। तो अनुशासन, निश्चित समय, ये चीज क्या है, ये यहाँ पर आप ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, और ज्ञान अर्जन कर रहे हैं ये फॉर्मल वे में अर्जित कर रहे हैं, फॉर्मल वे में, तो फॉर्मल में है यानी औपचारिक चीजें, औपचारिक वे में आप चीजों को सीख रहे हैं। तो यहाँ पर ज्ञान का विकास औपचारिक हो रहा है, तो ये हो जाता है औपचारिक संज्ञान, औपचारिक विकास।
फिर अनौपचारिक चीज से, अनौपचारिक मतलब होता है कि बच्चा स्कूल कॉलेज से तो सीखता ही सीखता है, अपने आस पड़ोस से, अपने एनवायरनमेंट से, और इसके अलावा स्कूल कॉलेज से, यानी यहाँ पर भी आप क्लास देख रहे हैं तो ये भी क्या है, ये एक अनौपचारिक है। और अनौपचारिक में भी जो है कनेक्ट किया जाता है कि अगर आप दूरस्थ जो है शिक्षा कैसे ग्रहण कर रहे हैं। दूरस्थ शिक्षा हो गई जैसे कि आप सामने जो है टीचर आपके वहां पर पास में नहीं है और आप तुरंत क्वेश्चन जो है नहीं पूछ पा रहे हैं, और लेकिन दूरस्थ शिक्षा में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टीचर नहीं है लेकिन आपको वो चीज जो है अवेलेबल हो पा रही है, और किसी मीडिया के माध्यम से, संचार के माध्यम से आप वो चीज सीख पा रहे हैं, वो है जो जैसे दूरस्थ शिक्षा वगैरह हो जाती। तो यहाँ बात की जा रही है अनौपचारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा में बच्चा जो है समाज से सीख रहा है, अपने आसपास से सीख रहा है, अपने माता पिता बड़ों से सीख रहा है। ये क्या है, ये अनौपचारिक है। यहाँ पे भी ज्ञान प्राप्त कर रहा है लेकिन ये इनफॉर्मल वे में है, ठीक है, अनौपचारिक। तो यहाँ पर जो जीन पियाजे की अवस्थाएं हैं, तो जीन पियाजे ने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 11 वर्ष से ऊपर। इसके अलावा इनसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है जीन पियाजे से, तो जीन पियाजे कहते हैं कि पहले जो है विचार आता है और फिर भाषा आती है। यानी जीन पियाजे क्या कहते हैं, जीन पियाजे के अनुसार पहले जो है विचार आता है, उसके बाद भाषा आती है, विचार के बाद भाषा आती है। यानी इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य ये है कि जो जीन पियाजे ने जो बच्चे को बांटा, बच्चे के कैटेगराइजेशन को जो बांटा, एज की अवस्थाओं को जो बांटा, उन्होंने ये चीज फिक्स करी कि अगर जो बच्चे का आईक्यू लेवल है, माइंड का जो लेवल है आईक्यू लेवल, अगर वो बच्चा जो है अगर 0 से 2 साल का बच्चा है तो इसकी सोच जो है वो इतनी ही होगी। यानी उन्होंने ये चीज यहाँ पर मेंशन नहीं करी कि अगर मान लिया हो सकता है बच्चे का जो इन्वायरमेंट हो वो अलग अलग हो, तो इन्होंने भी ये बात स्वीकार करी है जीन पियाजे ने कि ये जो है ये ऐसा मैक्सिमम के साथ होता है। लेकिन अगर बच्चे का एनवायरनमेंट उसका अलग है, अलग अलग एनवायरनमेंट में बच्चा पढ़ रहा है, तो अगर मान लिया एज एग्जाम्पल ग्रामीण परिवेश का एक बच्चा है और दूसरा आपने बच्चा उदाहरण में ले लिया इंग्लिश मीडियम का बच्चा, यानी शहरी प्रदेश से रिलेट करने वाला, अब दोनों के आईक्यू लेवल में काफी डिफरेंस होगा। अब दोनों के आईक्यू लेवल में काफी डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर यानी यहाँ पर जो ये इन्होंने क्राइटेरिया बांटा 0 से 2 साल का, तो दोनों में 0 से 2 साल वाले के आईक्यू लेवल में काफी डिफरेंस है, तो इन्होंने भी ये चीज माना कि डिफरेंस हो सकता है, यानी लेकिन इन्होंने जो कैटेगराइजेशन किया तो इन्होंने खुद कहा, इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने कि 0 से 2 साल वाला जो बच्चा है उसका माइंड जो है, माइंड आईक्यू लेवल जो है इतना ही होगा, स्पेसिफिक कर दिया। यानी जो है यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो यानी कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो हर पेपर में पूछे जाते हैं जीन पियाजे से। आइए डिस्कस करते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है 0 से 2 साल से या फिर इंद्रिय कामक अवस्था से, तो पहली बात तो यहाँ पर जैसे पूछा जाता है वस्तु स्थायित्व या जीवत्व रोपण का सिद्धांत। जीवत्व रोपण किसमें आएगा, तो जीवत्व रोपण ये किस एज में है, जीवत्व रोपण ये जो है 0 से 2 साल या इंद्रिय कामक अवस्था को दर्शा रहा है। जीवत्व रोपण क्या होता है, तो जीवत्व रोपण जो है यानी एक छोटा सा बच्चा और 0 से 2 साल का बच्चा है यानी 1 से 2 साल का, और यहाँ पर आप उसको अगर मान लिया उसने वो गिर जाता है, दौड़ते दौड़ते अगर वो गिर गया और वो जहां पर गिरा आपने उस चीज को वहां पे मार दिया, भले वो जमीन हो, दीवार से लड़ गया तो दीवार को मार दिया, तो उसको क्या हो जाता, उसका रोना बंद हो जाता। अब वो उसका रोना बंद हो जाता है यानी वो निर्जीव में भी सजीव की पहचान कर रहा है। यानी यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इस एज का बच्चा निर्जीव को क्या है, निर्जीव को सजीव समझता है, निर्जीव को सजीव समझता है। अब निर्जीव को जो सजीव समझता है यानी यहाँ पर क्या है, जीवत्व रोपण, जीव समझ रहा है वो किसमें, निर्जीव में भी, इसलिए निर्जीव चीज को भी मार दिया तो उसको सांत्वना हो गई कि अब इसको भी चोट लग गई, अब जो है वो अपने आप उसकी चोट ठीक हो या ना हो वो खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है निर्जीव को सजीव समझता है इंद्रिय कामक अवस्था में, ये जीन पियाजे कहते हैं। जीवत्व रोपण होता है बच्चों में, ठीक है। इसके अलावा पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था बहुत बहुत जो है एग्जाम्पल यहाँ पर पूछा जाता है, और यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व जो है वो बच्चे में कब आ जाता है, तो वस्तु स्थायित्व जो बच्चे में है वो पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में आ जाता है। अब 2 से 7 वर्ष में वस्तु स्थायित्व, यानी अब स्थायित्व में क्या हुआ, ये मार्कर रखा है, अब वो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने उसको मार्कर लेना है, अब मार्कर लेना है, आपने उस मार्कर को दिया छुपा, और मार्कर को जब छुपा दिया तो उसको वो मार्कर चाहिए, यानी वो भूल नहीं जाएगा, उसके अंदर वस्तु का जो है माइंड मेकअप बन गया,
और वो वस्तु को जो है उसके अंदर एक क्राइटेरिया बन गया या उसका उसने वस्तु को पहचान लिया। अब वस्तु स्थायित्व आ गया, यानी वस्तु स्थायित्व किसमें सीखेगा, वस्तु स्थायित्व जो है किसमें होगा, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 7 वर्ष वाले टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है। वस्तु स्थायित्व यानी यहाँ पर आप इस चीज को तो जान दें कि यानी आपको, क्योंकि आप देखते हैं कोई भी चीज आपके सामने आई 1/10 सेकंड तक ही आपको वो चीज मतलब माइंड मेकअप में रहती, तुरंत कनेक्ट करती जाके। इसी तरह यहाँ पर जो बच्चा है, तो बच्चा जो है वो तुरंत जैसे उसने चीज को देखा, अब उसको वो चीज चाहिए, तो अगर आप अब छुपा लेते हैं तो वो ये नहीं कि तुरंत भूल जाए, वो यहाँ पर वस्तु स्थायित्व में उसके पास वस्तु का जो है स्ट्रक्चर बन गया कि यहाँ पे मार्कर था, बस उसको मार्कर ही चाहिए। अब वो इस चीज से मार्कर की जगह बॉटल दे रहे हैं आप और कुछ दिए दे रहे हैं, तो वो इस चीज से नहीं मानेगा। तो यहाँ पर उसका जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल। जबकि यहाँ पर जो था 0 से 2 साल वाला बच्चा, उसको कुछ भी दे दें, अगर उसको मार्कर पड़ा, तुरंत आपने मार्कर हटा लिया, वो तुरंत भूल जाएगा कि यहाँ क्या पड़ा था और उसको वो चीज चाहिए कि नहीं, दूसरी चीज दे दी, दूसरी चीज में तुरंत बहल जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर वो उसको दूसरी चीज चाहिए ही नहीं, वही चीज चाहिए, ठीक है। तीसरी स्टेज जो है 7 से 11। अब इसमें जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं वो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप जो है फिर जो है इसमें कनेक्ट कर पाएंगी कि किस एज की बात की जा रही है, कहाँ पे वस्तु स्थायित्व आ रहा। तो एग्जैक्ट वर्ड ही पूछता है वस्तु स्थायित्व किसमें है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, या फिर जीवित रूपण जो है वो जो है किस एज में है, 0 से 2 इंद्रिय गामक अवस्था। तीसरी चीज है ठोस संक्रियात्मक अवस्था। 3 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं कि ठोस संक्रियात्मक अवस्था जो है वो जीन पियाजे की किस इस ग्रुप को या इस क्राइटेरिया को डिसाइड कर देगी। तो जो 7 से 11 वर्ष है वो ठोस संक्रियात्मक अवस्था है, या फिर स्थूल संक्रियात्मक अवस्था किसे कहते हैं, 7 से 11 इस ग्रुप को, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इस एज ग्रुप वाला बच्चा यानी मूर्त संक्रियात्मक और मूर्त और अमूर्त क्या चीज होती है, क्या डिफरेंस है मूर्त और अमूर्त में। जो चीजें आपको विजिबल हो रही हैं, आप जो चीजें छू पा रहे हैं, आप ये व्हाइट बोर्ड जो है छू पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है मूर्त चीजें यानी देखकर, छूकर, स्पर्श करके आप उस चीजों के बारे में पूछ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये क्या है, ये मूर्त है। यानी मूर्त में बच्चा जो है वो चीजें अगर उसके सामने है तो उसके बारे में क्वेश्चन ही करेगा, उससे तर्क करेगा। एज एग्जाम्पल यहाँ पर जो क्योंकि यहाँ पर 7 से 11 साल वाला बच्चा है, अब आप उसको कोई चीज समझा रहे हैं, मान लिया उसको आप पेड़ के बारे में बता रहे हैं या कोई क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं मेथड से, तो यहाँ पर अगर पेड़ के भी बारे में बता रहे हैं तो जब तक आप उसको पेड़ दिखा रहे हैं तो वो यहाँ पर ये क्वेश्चन करेगा, ये पत्ती है, ये हरी क्यों है, ये जो है इसका तना क्या है, इसकी जो है यानी यहाँ पर जो कनेक्टिंग पॉइंट है, इंटरनोड क्या है, तो वो जो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है वो जब तक उसके सामने वो पेड़ है तो वो उसी में से कई सारे उसकी जो क्वेरी है, क्वेश्चन है, वो पूछता जा रहा है। यानी यहाँ पर मूर्त चीजों से क्वेश्चन पूछेगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो चीजें सामने हैं उसके बारे में डिस्कस करेगा। यानी अगर यहाँ पर अगर मान लिया मूर्त संक्रियात्मक, मान लिया बच्चा जो है अगर क्रेन गाड़ी से खेल रहा है, अब क्रेन गाड़ी से खेलना तो ये इसी के बारे में कई चीजें रिसर्च करेगा, जोड़ेगा, और इसमें और कौन सी गाड़ी ऐड कर दे तो क्या बन जाएगी। तो यानी अब यहाँ पर यानी क्रेन के ही बारे में खाली क्रेन से ही जोड़ेगा, लेकिन अब यहाँ पे ये नहीं जोड़ेगा कि इसमें क्रेन में ट्रेन जोड़ दी जाए या और कोई गाड़ी छोटी जोड़ दी जाए तो उसको यहाँ पे कनेक्ट करें। तो यहाँ पर मतलब यहाँ मूर्त चीजों से जो चीज उसके सामने अवेलेबल है, प्रेजेंट है, वो उसी चीज से उसी के बारे में तर्क करेगा, उसी के बारे में सोचेगा। ये है मूर्त संज्ञात्मक, ठोस संज्ञात्मक या स्थूल संज्ञात्मक। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक बच्चा है, 6th क्लास का बच्चा है या 7th क्लास का, और वो मैथ की जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। उसे नहीं समझ आने पर वो अपने शिक्षक के पास जाता है और उस मैथ का सॉल्यूशन को हल करने की जो है हल करने में या उसमें तर्क कर रहा है या पूछ रहा है। ये क्या हुआ, ये मूर्त संक्रियात्मक को बताया जा रहा है। ये 7 से 11 एज ग्रुप में आ रहा है और ये जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है। चौथी अवस्था क्या है, चौथी अवस्था यानी 11 वर्ष से ऊपर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का काल कहते हैं। अब ये जो 11 वर्ष से ऊपर का बच्चा है, यहाँ पे पूरी तरह से लॉजिक होगा, यहाँ पे भी तर्क होगा, यहाँ पे तर्क होगा लेकिन मूर्त चीजों से तर्क होगा। यानी यहाँ पे भी वो तर्क करेगा, ये कैसे हो गया, ये कैसे, यानी ये यहाँ पे ये होना चाहिए, लेकिन वहां पर जो चीज दिख रही है उससे क्वेश्चन होगा। यहाँ पर जो चीजें दिख नहीं रही है, यहाँ पर जो चीजें अमूर्त हैं, जो चीजें यहाँ पर तर्क अगर बात की जाएगी, यहाँ अमूर्त चीजों पे तर्क होगा। यहाँ पर कल्पना होगी बच्चे के अंदर, और यहाँ पर कल्पना जो होगी वो कल्पना यानी जो चीजें उसके सामने नहीं है उनके बारे में भी सोचेगा, उनके बारे में भी वो बात करेगा।
तो ये चीज क्या है, कल्पना, मूर्त यानी अमूर्त चीजों के बारे में तर्क, कल्पना, सोचना जो है ये किसमें आएगा, ये 7 से 11। औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, जीन पियाजे की चौथी स्टेज। जो बच्चा आपने देखा कि ईट ईगो और सुपर ईगो वाला, जो सुपर ईगो वाला बच्चा है वो सुपर ईगो वाला बच्चा जो है वो जीन पियाजे के चौथे क्राइटेरिया में फिट हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे इसके पास तर्क है, कल्पना है और सोचने की पूरी तरह से क्षमता है। तो यहाँ पर जो सुपर ईगो वाला जो बच्चा है, क्योंकि सुपर ईगो वाले बच्चे में सिगमंड फ्रायड के चौथा जो तीसरी स्टेज, तो जो सुपर ईगो वाला बच्चा उसके पास ये कल्पना, ये शक्ति, क्षमता है कि क्या गलत क्या सही, वो अपने आप से लॉजिक और अपने आप से तर्क ले सकता है। अदर इसके अलावा जो चीजें दिख रही है इसके अलावा भी वो सोच सकता है। तो ये जो तर्क, अमूर्त चिंतन, तर्क, कल्पना हो गई, ये कौन सी 11 वर्ष से ऊपर वाला बच्चा। औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, जीन पियाजे की चौथी स्टेज। ठीक है, अब इससे जो है इससे कई सारे क्वेश्चन यानी ये चीज पूछी गई। और इसके अलावा जैसे इससे यही पूछा जाता है कि पहले भाषा आएगी, यानी यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सिर्फ भाषा वर्डिंग से क्वेश्चन 3 बनते हैं। जैसे भाषा से ही अगर कह दिया जाए कि भाषा विकास के जनक चोम्स्की हैं, किस राइटर के अनुसार पहले भाषा आती है फिर उसके बाद विचार, या किस राइटर के अनुसार पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। तो जीन पियाजे के अनुसार पहले विचार आता है, फिर भाषा आती है जीन पियाजे के अनुसार। तो यानी आप यहाँ लिखेंगे पहले विचार उसके बाद भाषा, जीन पियाजे के अनुसार। अगर इसी के साथ साथ अगर वाइगोत्स्की की बात करें, जो है वाइगोत्स्की किसके बारे में बात करते हैं, सामाजिक संस्कृति के बारे में बात करते हैं। तो अगर वाइगोत्स्की की बात करें तो वाइगोत्स्की जो है वहां पर वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा आएगी फिर विचार आएगा, उसके बाद यानी वाइगोत्स्की के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर यानी जीन पियाजे, तो जीन पियाजे में क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं कि जीन पियाजे ने जो है एज की प्रवस्थाओं के अनुसार उन्होंने जो है आईक्यू लेवल को बांटा है। उन्होंने ये बता दिया कि 7 से 11 वर्ष का बच्चा है तभी वो मूर्त जो है संज्ञानात्मक कर सकता है, मूर्त चीजों के बारे में तर्क कर सकता है। हो सकता है कि ऐसा एनवायरमेंट बच्चे के पास हो कि वो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में ही मूर्त चीजों से तर्क कर रहा हो, तो उसका क्राइटेरिया अलग हो, तो यानी हो सकता है पॉसिबली। और इस चीज की, इस संभावना को इन्होंने भी स्वीकार किया है जीन पियाजे ने। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग जो है इसके बाद हम लोग यानी विचार और भाषा, इसके बाद यानी जो है वाइगोत्स्की की बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर वाइगोत्स्की, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते जाएंगे इनसे रिलेटेड मैं आपको वो चीजें वहां पर कनेक्ट कराती जाऊंगी। जरूरी ये है आपका कि आप रेगुलर रहें क्लासेस में, यानी अगर हो सकता है एक क्लास में कोई चीज बताई गई हो तो वो चीज दूसरी क्लास में यूज करी जाएगी या उस वर्ड का नाम लिया जाए तो आप उस चीज से परिचित हो। तो इसलिए आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है और बेसिकली ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और इसके बाद यानी यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे ये एक सीटेड ग्रुप बनाया जा रहा है और इस सीटेड ग्रुप पे सारे आप जैसे ही कई सारे बच्चे जो है उसमें ऐड होंगे और अपनी क्वेरी, अपने क्वेश्चन जो है उसमें डिस्कस कर सकेंगे। इसलिए आप इस जो है कॉन्टेक्ट नंबर को आप सेव कर ले और इस ग्रुप से जुड़ जाएं। और इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं इनकी यानी पहले यानी विचार और भाषा। तो पहले भाषा किसने, भाषा यानी वाइगोत्स्की के बारे में बात करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं वाइगोत्स्की। अब जैसे कई राइटर होते जाते हैं कि यूंग के बारे में, तो यूंग ने जैसे बताया अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व किसने बांटा है, यूंग ने बांटा है मानव के व्यक्तित्व को। और अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी जो है किसने बांटा। तो इस तरह से कई जो क्वेश्चन मिलते जाएंगे वो हम लोग क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पे पूरा आपको एक तरह से पूरा ओवरव्यू मिल रहा है कि सीडीपी में है क्या क्या, कौन कौन से राइटर है, कहाँ पे क्या चीज डिस्कस की गई है। तो नेक्स्ट राइटर अगर हम लोग बात कर लेते हैं मनोसामाजिक विकास एरिक्सन, और इसके बाद वाइगोत्स्की की बात करते हैं। वाइगोत्स्की, ठीक है, किस पर बात करते हैं बेसिकली वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की बात करते हैं सामाजिक संस्कृति की बात, यानी वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक संस्कृति की बात कौन करेगा, यानी संस्कृति वर्डिंग आपको कहीं मिले, समाज वर्ड कहीं पे मिले, सामाजिक वर्ड, तो वाइगोत्स्की है। ठीक है, सामाजिक संस्कृति की बात कौन करेगा, सामाजिक संस्कृति की बात कौन करेंगे, वाइगोत्स्की। अब वाइगोत्स्की क्या करते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जो है उन्होंने कैसे बांटा, यानी जीन पियाजे से इन्होंने अलग किया। और कैसे अलग किया,
जीन पियाजे ने कहा कि 0 से 2 साल का जो बच्चा है उसका आईक्यू लेवल यही होगा, 2 से 7 साल वाले का आईक्यू लेवल ये होगा। लेकिन जो वाइगोत्स्की हैं, तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक परिवेश को ज्यादा महत्व दिया। इन्होंने कहा कि बच्चा जो जैसे इन्वायरमेंट में रहेगा उसका डेवलपमेंट भी उसी इन्वायरमेंट से होगा। अगर बच्चा जो है सामाजिक परिवेश से रह रहा है, सामाजिक परिवेश से रिलेटेड है और उसके आसपास का वातावरण जो है वो ज्यादा अच्छा है, तो वो ज्यादा अच्छी चीजें सीखेगा। यानी वो बच्चा जो है उसका विकास उसी बेसिस पे हो सकता है जैसा उसके अगल बगल जो है इन्वायरमेंट है, जैसा उसके आसपास समाज है। तो समाज के बारे में यानी सामाजिक संस्कृति के बारे में कौन बताते हैं? वाइगोत्स्की बताते हैं। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर जो वाइगोत्स्की हैं, तो वाइगोत्स्की से दूसरा क्वेश्चन, वाइगोत्स्की कहते हैं पहले भाषा आती है और उसके बाद जो है विचार आता है। कैसे? तो यहाँ पर वाइगोत्स्की कहते हैं सामाजिक संस्कृति, बच्चा क्या है अपने समाज से सीख रहा है, उसे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, समाज में कैसे बिहेव करना है, वो अपने समाज से सीख रहा है। और समाज से सीख रहा है यानी अगर उसके आसपास का वातावरण जो है एक अच्छे पढ़े लिखे समाज का है तो उसकी भाषा उस अकॉर्डिंग होगी। अगर कोई बच्चा ग्रामीण परिवेश से होगा तो उसकी भाषा उस अकॉर्डिंग होगी। यानी वो कुछ भी बोल रहा है तो उसकी भाषा जो है वो समाज के परिवेश से रिलेट होकर के आ रही है। समाज में कौन लोग आ रहे हैं? तो समाज में उसके माता पिता, घर, बाहर, परिवार, मीडिया, समाज, सब कुछ आ रहा है। तो यानी वो जैसा समाज है, जैसा एनवायरनमेंट है उसके अगल बगल का, वैसी उसकी भाषा है। ठीक है। ये कौन कहता है? ये कहते हैं वाइगोत्स्की कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि पहले भाषा आ गई और यानी भाषा इसने समाज से सीख ली, तो पहले भाषा आई, उसके बाद इसने विचार किया कि अगर ग्रामीण परिवेश वाला बच्चा है या जो है गलत बिहेवियर जहाँ पे हो रहा उस समाज से रिलेट है तो उसकी भाषा वैसी हो गई। फिर बाद में ये विचार करता है, जब बड़ा हो गया या उसने समझदारी आ गई उसमें, तब वो विचार करना स्टार्ट करेगा कि क्या गलत है और क्या सही, तब वो इसमें भेद कर पाएगा। तो ये वाइगोत्स्की का मानना है। जबकि जीन पियाजे कह रहे थे कि पहले विचार आ गया और उसके बाद भाषा आ गई, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। अब इनके अकॉर्डिंग कैसे? तो जो जीन पियाजे थे उन्होंने कहा कि पहले विचार आ गया, तो जीन पियाजे इस चीज को ऐसे जो है डिस्कस करते हैं कि पहले विचार कैसे। तो इसका एग्जांपल ये हो जाता है कि अगर मान लिया आप किसी के प्रति कैसा सोचते हैं, कैसा जो है मन से यानी कैसे सोचते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, कैसा विचार रखते हैं। तो अगर आपका विचार उसके प्रति पॉजिटिव होगा तो आप पॉजिटिव जो है आपकी थिंकिंग, आपकी जो है वर्ड उसके प्रति पॉजिटिव निकलेंगे, सकारात्मक विचार निकलेंगे। तो अगर आप किसी से सकारात्मक सोचते हैं या उसके प्रति जो है पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो पॉजिटिव आप बोलेंगे। तो ये क्या है? ये आपके विचार के अनुसार आपकी भाषा तय होगी। यानी आप किसी के प्रति गलत सोचते हैं, भेदभाव की दृष्टि से देखते हैं, तो यहाँ पर आपका विचार जो होगा वो यानी आपका वैसा ही विचार होगा जैसी आपको यानी जो है वैसी भाषा होगी जैसा आपका विचार होगा। तो ये इनकी बात भी यहाँ पे थोड़ी ऑथेंटिक सिद्ध होती है कि जैसा आप सोचते हैं, जैसा आपका विचार है, वैसी आपकी भाषा हो गई। ये बात बताते हैं जीन पियाजे। यानी अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपकी सकारात्मक भाषा होगी, अगर आप नकारात्मक सोचते हैं किसी के प्रति, विचार आपका नकारात्मक है तो नकारात्मक भाषा निकलेगी। और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं कि जैसा एनवायरमेंट है वहां का, एनवायरमेंट से रिलेटेड मान लिया कि सामाजिक परिवेश जैसा है वैसी पहले भाषा आप सीख गए और उसके बाद आप विचार कर रहे हैं कि क्या गलत है क्या सही है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है डिसाइड कर रहे हैं। तो यानी भाषा पहले आई और विचार बाद में, ये वाइगोत्स्की और ये जीन पियाजे, दोनों के जो है जो सिद्धांत है वो काफी हद तक सही साबित होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो वाइगोत्स्की हैं, तो इसमें आपको और क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो वाइगोत्स्की में कई सारी वर्डिंग जो है, यानी अभी इसी 2019 सीटेट में ही 2 बार क्वेश्चन आया, दो क्वेश्चन एक ही चीज से रिलेटेड थे। यानी अगर आ जाए मचान का सिद्धांत या फिर इसकी जगह जो है इंग्लिश वर्जन इसका आएगा स्कैफोल्डिंग। ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत या मचान का सिद्धांत किसका है? वाइगोत्स्की का। क्या है ये मचान का सिद्धांत? इसका क्या लॉजिक है, क्या वर्ड है, क्या मीन्स है? ठीक है। तो जो मचान का सिद्धांत है, तो मचान का सिद्धांत में यहाँ पर ये बताया जाता है, मान लिया बच्चा कोई प्रोग्रेस कर रहा है और उसके प्रोग्रेस में अगर किसी बड़े ने कोई सहयोग दे दिया, अब किसी बड़े ने कोई सहयोग दे दिया, हो सकता है यानी उसकी प्रोग्रेस और बढ़ गई। अब उसकी प्रोग्रेस और बढ़ गई यानी यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा आपने क्या किया, जो है मोर जो है उसको थोड़ा सा प्रोग्रेस कर दिया या थोड़ा सा और सहायता कर दी उसके जो है उसके लक्ष्य को पाने में। तो ये क्या हो गया, इससे उसने अपने गोल को क्या कर दिया, पा लिया। अब गोल को पा लिया तो यहाँ पर जो है ये इसको क्या कहते हैं, ये मचान का सिद्धांत है या स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत है। ठीक है। स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत यानी बच्चा कोई कार्य कर रहा है
बच्चा अगर एज एग्जाम्पल कि बच्चा कोई कार्य कर रहा है, बच्चा कोई कार्य कर रहा है किसी बड़े के द्वारा उसको और मदद दे दी गई, किसी बड़े के द्वारा उसको मदद दे दी गई, जिससे उसका काम क्या हो गया, आसान हो गया, जिससे उसका काम आसानी से हो गया। आप इसके भावार्थ को समझें कि यहाँ पर मचान किस चीज से रिलेट होगा, यानी जिससे उसका काम क्या हो गया, आसान हो गया, या उसने अपना काम पूरी तरह से फुलफिल कर दिया, पूर्ण कर दिया, जिससे उसका काम क्या हो गया, आसान हो गया और उसने क्या किया, उसे फुलफिल कर डाला वो काम। तो ये क्या हो गया, ये मचान का सिद्धांत, यानी किसी बड़ी पर्सन के द्वारा उसको हेल्प दे देना और जिससे वो अपना काम इजीली कर पाए, ये क्या है, मचान का सिद्धांत। इसको कहते हैं स्टेप फोल्डिंग का सिद्धांत। नेक्स्ट इसमें अगर आ जाता है आपके पास जेडपीडी का सिद्धांत किससे रिलेटेड है, तो जेडपीडी का सिद्धांत भी वाइगोत्स्की से ही रिलेटेड है। जेडपीडी के सिद्धांत को क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो जो जेडपीडी का सिद्धांत किससे रिलेटेड है, वाइगोत्स्की से रिलेटेड। अब समीपस्थ विकास का सिद्धांत क्या होता है, जेडपीडी क्या होता है, और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, या फिर अगर आपसे आ जाए लक्ष्य ढाल का सिद्धांत, यानी वो रेडियंट आ जाए, लक्ष्य ढाल का सिद्धांत आ जाए, तो यहाँ पर अगर यानी समीपस्थ विकास, तो समीपस्थ विकास में ये दिया जाता है कि अगर कोई बच्चा विकास जो है, यानी कोई बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है और या फिर कोई काम करना चाहता है, तो कोई काम करना चाहता है, अगर उसको अपने सामने गोल दिखने लगे, गोल रेडियंट दिखने लगे, गोल रेडियंट होता है लक्ष्य ढाल, तो अगर गोल दिखने लगे तो वो हो सकता है वो काम जो है इजीली कर पाए, ज्यादा अच्छे से कर पाए। और उसमें क्या होता है, एग्जाम्पल मान सकते हैं कि आपको रेस जो है, आप रेस तय कर रहे हैं और रेस में भी आपने जो है, अगर आपको दिख रहा है कि ये बॉर्डर लाइन है, तो आप इजीली उसके पास जाने की कोशिश करते हैं। तो जब इजीली यानी आपको यानी बॉर्डर लाइन दिखने लगी, तो बॉर्डर लाइन में आपने क्या किया, आपकी स्पीड क्या हो गई, तेज हो गई, और स्पीड तेज हो गई यानी समीप, आपको अपना गोल क्या हुआ, समीप दिखने लगा। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है जेडपीडी है, ये किससे रिलेटेड है, तो वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। तो सामाजिक संस्कृति विकास के जनक कौन है, तो जेडपीडी यानी सामाजिक संस्कृति विकास के जनक है वाइगोत्स्की। तो ये राइटर यानी जीन पियाजे सीखा आपने, वाइगोत्स्की सीखा, और वाइगोत्स्की में ये सीधे सीधे एग्जांपल आ जाते हैं, जेडपीडी का सिद्धांत, स्कैफोल्डिंग या मचान का सिद्धांत, या भाषा किस राइटर के अनुसार भाषा पहले आती है और विचार बाद में आता है, या फिर क्वेश्चन बनता है, ये तो हो गया वाइगोत्स्की से। भाषा के ही बारे में चोम्स्की से क्वेश्चन बनता है, अगर चोम्स्की से जो क्वेश्चन बनता है वो ये कहते हैं चोम्स्की कि बच्चा जो है वो जन्म से व्याकरण के साथ उत्पन्न होता है, और बच्चा जन्म से व्याकरण के साथ उत्पन्न होता है, ये जो बात कही है ये चोम्स्की के अनुसार है। तो चोम्स्की इस चीज को जो है प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो ये भाषा से जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूछे गए। इसके अलावा यानी आपने डिस्कस कर लिया जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और अधिगम के कई सारे राइटर्स और उनके जो है उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में। और उसके बाद अगर बात की जाए तो यानी आपने पूरा ओवरव्यू लगभग जो है सीडीपी का ले लिया और काफी कुछ इसमें कवर करा दिया गया है। इनकेस कुछ बच जाता है तो वो जो है हम लोग जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो वहां पर हमारी थिंकिंग क्या कार्य करेगी उस बेसिस पे थिंकिंग से रिलेट कर सकते हैं कि अगर आप जो भी सीडीपी सॉल्व करेंगे सीटेट में तो आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चलनी पड़ेगी। यानी पॉजिटिव थिंकिंग से रिलेटेड अगर आपके पास दो नहीं वाले क्वेश्चन है या फिर कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं कोड वर्ड जैसे टाइप में आप पकड़ सकते हैं कि याद हो गया, परीक्षा हो गया, या कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो निगेटिविटी को दर्शा रहे होते हैं, तो आपको निगेटिव जो है वो आपको क्रॉस मार्क कर देना होगा। और पॉजिटिव जो है सकारात्मक थिंकिंग जो है यानी कोई बच्चा जो है अगर आपसे पूछा गया कि बच्चे का जो विकास है वो कैसे हो रहा है, तो आपको हमेशा सकारात्मक सोच के चलना है कि अगर आप बच्चे को कुछ मोटिवेट कर दें तो वो और अच्छा काम करने लगेगा। अगर क्वेश्चन या फिर जो है उसका विकास जो है वो हमेशा सकारात्मक की ओर आप देखें कि आप दर्शाएं कि इसमें शिक्षक का भी भला हो रहा है या बच्चे का भी भला हो रहा है, तो आप उस वे से सोचें, सकारात्मक थिंकिंग से सोचें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय।
तो इसको तो हम लोग अच्छे से और बेहतर समझ पाएंगे जब हम लोग जो है पेपर सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ एक ब्रॉड जो है सीडीपी के बारे में आपको बताया गया, और इसमें क्या क्या आप पढ़ेंगे, कौन कौन से राइटर से परिचित होंगे, इसके बारे में आपने अध्ययन किया। और ये सीडीपी की एक ब्रॉड क्लास थी, एक विस्तारित क्लास थी, और इसमें पूरा ओवरव्यू आपको समाहित कर दिया गया। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। एंड आप ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं उन तक ये बात पहुंचे और वो इस बैच को ज्वाइन कर सकें। किसी का आप बेनिफिट करते हैं, किसी बच्चे तक की जरूरतमंद चीज पहुंचा देते हैं। तो जैसे कहा जाता है कि आप अगर किसी की हेल्प करते हैं तो ईश्वर आपकी हेल्प खुद ही कर देगा, खुद ही करता है। तो आप अगर किसी को वो जरूरतमंद चीज पहुंचा रहे हैं तो आप किसी अदर का बेनिफिट कर रहे हैं, तो आपका बेनिफिट ऐसे ही हो जाएगा। तो इसी सकारात्मक सोच के साथ आप इस चीज को, इस वीडियो को काफी से ज्यादा शेयर करें और डू सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल द बेस्ट, और सीटेड पार्ट जुलाई के लिए आप प्रिपेयर हो। और नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग अब जो लेकर आने वाले हैं, तो हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए हैं उनके बारे में सॉल्व करेंगे। और उसमें भी हम लोग जो मैथ है वो लाइव, अगर पॉसिबल हो पाएगा कि इतने बड़े क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो पाने लाइव, तो उनको हम लोग मैथ जो है लाइव सॉल्व करेंगे। अदर जो भी है सब्जेक्ट, अदर जो सब्जेक्ट हैं वो हम लोग जो है पीडीएफ फॉर्म में कवर कर सकते हैं। तो जुड़े रहे इस चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों।